अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, क्योंकि ये बहुत ही कीमती तोहफ़ा है हमारे रब की तरफ से। गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है और बहुत सारी दुआएं हमेशा मैं देती हूँ और दुआएं हमेशा देते रहना चाहिए। सुबह का तो जैसे ही मैं कहती हूँ आँख खुले तो आप अल्लाह पाक से दुआ मांगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें दोबारा एक खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाई, और फिर हम अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं रमा दवा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं जब भी आपके साथ जब इंट्रैक्शन करती हूँ गुड मॉर्निंग सुबह सुबह, तो फिर क्या बात होती है हमारी, ऑफ कोर्स बात होती है कि हम कोई ना कोई आपसे मैसेज शेयर करते हैं। आ जाओ यहाँ पर, ओके आओ, ओके आ गए, जाओ यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, बात हो रही थी कि मैं हमेशा जब भी आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ देन कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज, और कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो मैं आपसे ही सीखती हूँ, सोशल मीडिया पर मुझे नज़र आते हैं, और कुछ हम जाहिर सी बात है कुछ आप हमसे सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, और हमेशा अच्छी बात को शेयर ज़रूर करना चाहिए। आज मैं आपसे बहुत ही सेंसिटिव बात करने वाली हूँ, आप सोच रहे होंगे, और बाखुदा जिन लोगों की अब मैं बात करने जा रही हूँ उनको कभी भी आपकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं दी जाती। बड़े दुख की बात है, समझ लें वो आपके लिए एक मतलब कोई मायने ही नहीं रखते वो लोग आपके लिए। आप सोचें ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा तो स्पेशल लोग भी हमारे घर में होते हैं, हम उनको भी खाना पीना सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ऐसे हमारे दरमियान ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे हमारे अपने होते हैं, तो हम उनको रखते भी नहीं अपने पास, हम डरते हैं उनसे, हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कभी जाते हैं आप पागल खाने, आप जो ना मेंटल हॉस्पिटल, हम कितने खौफज़दा होते हैं, वो हम में से ही होते हैं, हमारे ही भाई होते हैं, हमारी कुछ माएँ होती, कुछ हमारे फादर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे रिलेशंस होते हैं ना, कोई आसमान से तो नहीं एकदम नीचे गिरे, ऐसा तो नहीं है, वो हमारे ही दरमियान होते हैं, हम उनके साथ खेल कूद के बड़े होते हैं, और एक दिन हम उनको जाके मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, कभी वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, ऐसा है, कभी वो बेचारे हथकड़ियों में क्या वो उनके वो कुछ चेन्स वगैरह उनको लॉक लगाया होता है, और कभी कभी आपने देखो इतने इंटेलिजेंट बॉयज़ होते हैं लड़के, और वो ज़ीरो इन्फिनिटी में फंसे हुए होते हैं और इतनी बेहतरीन इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, इतनी बेहतरीन अवेयरनेस है, लेकिन क्या है कि वो हमारे किसी काम के नहीं, हम समझते शायद, इसलिए बड़ा दुख होता है यार। कभी हमने इसके बारे में कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? हम जाते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, अपनी व्यूअरशिप बनाते हैं, शायद इसलिए। बहुत सारे और भी इदारे हैं, लेकिन मैं इस इदारे को इसलिए पॉइंटेड करती हूँ कि आप इससे बहुत खौफज़दा हैं, आप कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे, आप कहेंगे हम पागल हो गए कि पागल खाने जाएंगे। वो पागल कभी भी, ये जुमला सुना, पागल कभी नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, वो कहता तू पागल है ऐसा है ना, ये आप लोग देखते हो, लेकिन यार ये हम में से हैं और हम इनके लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन आज तक ये किसी ने भी नहीं कहा कि यार ये कौन सा दहेज, किस लहज पे बेचारे आके इस कंडीशन में आ जाते हैं, कौन सी ऐसी टर्म है, आई डोंट नो। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं इस मौजू से रेलेवेंट कुछ बात करूँ, कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं या घरेलू टेंशन्स हैं या ऐसी क्या बात है। नशे ही होते हैं, हम उनसे डरते नहीं हैं, हम उनको देखते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह नालों पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन मेंटल जो पागल होते हैं, हम उनको कहीं देख लेते हैं ना तो दूर हो जाते हैं यार, कुछ ऐसा एकदम कुछ ना कर ले। लेकिन आज मैं इसके ऊपर डिस्कस भी करना चाहती हूँ। कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, कि घर वाले उसको तवज्जो नहीं देते, क्या उसने कुछ सीखना चाह रहे हैं कि हम उसको बर्डन पे हमने उसको डाल दिया, कोई प्रेशर डाला, उसके साथ ऐसा क्या हुआ। आज तक मैंने देखा इतने सारे चैनल्स हैं, इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं होती है। तो आज मैं चाहूँगी, मैं आज उसी मौजू से रेलेवेंट कि ये भी हमारे वजूद का हिस्सा है, और हमें इसके लिए अब कुछ ना कुछ, सिर्फ पागल खाने नहीं खोलने हैं, सीरियसली कुछ एक्शन लेना है, कि ताकि ये भी ज़िंदगी में बहुत बेहतर और बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ इंट्रैक्शन में रहना है, और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो अचानक कुछ एकदम, अभी हुआ था रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, नाना ने एक अपनी
मामू नाना जो रिश्ते में कुछ लगते हैं, उन्होंने एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, 1.5 साल की बच्ची का गला काट दिया। और वो कहते वो इतना प्यार करते हैं, वो अब उसकी जो कज़न जो मतलब जो उसकी बच्ची, जो मामू जिसको कहते हैं और रिलेशंस होते हैं, भांजी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे मामू ने मेरी बेटी को मार दिया, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे। ये उस अपनी उनकी भांजी के वर्ड से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे मामू तो इतना प्यार करते थे और मेरी बच्ची उसको नानो नानो कहती थी, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे मामू ने मेरी बेटी को मार दिया। अब ये उस पर्सन के ऊपर क्या ऐसा एकदम इफेक्ट हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेट्स सी, हम इसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। आज का मैसेज भी मैंने इसीलिए आपसे शेयर किया कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं, हम उनसे ज़रा प्यार मोहब्बत से, अगर वो उधर से हम उनको पकड़ सकते हैं, लाइक कि अगर वो इस आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रा स्टडी करनी चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, हम उनके मसले को सॉल्व करें, ना कि उसको और प्रेशराइज और उसको घर में पॉइंटेड करें कि आप पागल हो, तो मज़ीद वो पागल हो जाए, तो हम अपने हाथों से अपने अजीज़ों को खो देंगे। यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है। और बात कर रही थी मैं आपकी मेंटलिटी के ऊपर, और आपके दिमाग में ऐसा क्या फतूर आ जाता है या ऐसा क्या आपके दिमाग में चलता है कि वो आपके लिए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आज बिल्कुल इसी तरह की कुछ गुफ्तगू हैं, और हेल्थ कंसल्टेंट, क्योंकि हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ कंसल्टेंट भी मौजूद हैं। और मैंने जिस तरह आपसे सुबह मैसेज अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था, तो वो रेलेवेंट है। और इसी मैं यही रीज़न चाह रही थी कि ताकि जब मैं डॉक्टर साहब से बात करूं तो ऑफकोर्स वो फिर इसमें मेरी बहुत सारी गलतियां निकालें और कुछ चीज़ें इसे इंडोर्स करें कि हाँ ऐसा होता है, मे बी शायद ऐसा है, क्योंकि हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अभी हमें इतना शायद नहीं मालूम। मैंने कहा ना, हम इसको बिल्कुल भी लेते ही नहीं है, टॉपिक को डिस्कस में नहीं लेकर आते, क्योंकि हम समझेंगे, हमें लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि आप पागल हैं जो पागलों के बारे में बात करें, ऐसा भी लोग कहते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे, ऐसे हम इतने एजुकेटेड हो के भी फिर भी ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लेट्स सी, आज हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ सितारे इम्तियाज हैं, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है, लगे शुक्र। बहुत सारे शोज़ में मैंने आपको देखा, माशाल्लाह, वो बहुत डिसेंट गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा आपके पास अवेयरनेस है। और मैं इनके बारे में अगर बहुत सारा इंट्रोडक्शन दूंगी ना, कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की, तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छी, जो जैसे जब साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये नफ्सियात की बात हो जाती है, ये वो बातें कह देते हैं जो हम लोग अपनी फील कर रहे होते हैं ना, तो जैसे हम कहते हैं कि यार ये तो कोई स्टोन एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है जब हम बहुत सारे पेशेंट में, ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा लोगों की एक इन टच होता है और अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या आज मैंने जो बात की है कि ऐसा मतलब नफ्सियाती बंदा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पागल हो जाए। अच्छा बेटा, एक तो पहले हम बड़े एहतियात से इन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं कि पागल है और या दिमाग का कोई फतूर है, इसलिए कि जो रोड के ऊपर बेहंगम ट्रैफिक चल रही है वो क्या शऊर वाले लोग हैं। वो लोग जो आम आदमी आपस में बात कर रहे हैं, चीख चिल्ला के बात कर रहे हैं, ज़रा सी बात के ऊपर अपनी आवाज़ को बढ़ा रहे हैं, दलील के बजाय फेफड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो क्या वो लोग बाशऊर लोग हैं, राइट? या ये वो लोग जो चोरी कर रहे हैं, कम तोल रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दरगुजर नहीं कर रहे, ये ज़रा सी कोनी लगने के ऊपर मारपीट पे तैयार हो रहे हैं, तो क्या ये लोग बाशऊर लोग हैं? तो अगर हम पागल की डेफिनेशन में लेके आएंगे फिर शायद कोई भी होशमंद आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया में जो फैसले हो रहे हैं, जो मुल्क जो है वो फैसले कर रहे हैं, जो सियासत के फैसले हो रहे हैं दुनिया में, जो जुल्म बरपा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, इंसानियत जिस तरह से सक रही है, तो क्या ये बाशऊर लोग हैं? क्या ये लोग पागल की क्राइटेरिया में नहीं आएंगे? तो एक तो हम इसलिए हम बहुत एहतियात से इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। हम इनको डिफरेंट एबल कहते हैं, हम डिसेबल नहीं कहते अब, क्योंकि इनके अंदर भी कोई ना कोई सलाहियत होती है जो इस्तेमाल की जा सकती है, जिसको निखारा जा सकता है। देखिए, हमारा जो पूरा जिस्म है ना, ये सब केमिकल है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, यानी इलेक्ट्रिक का करंट होता है और केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर
कभी ये जो केमिकल्स का तनासुब ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे शुगर के मरीज़ का तनासुब कम और ज़्यादा हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन का जो दिल का मर्ज़ होता है उसके अंदर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसी वजह से हम इस केमिकल्स को, जिन केमिकल्स के ऊपर हमारा ब्रेन पूरा चल रहा होता है, हमारा दिमाग जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब ये रिएक्शंस आते हैं तो इसी तरह के आप देखते हैं उन अफराद के अंदर कि वो अपने लिए या दूसरे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा यासियत पसंद हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाते हैं, यानी अपनी रोज़मर्रा की जो उनकी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ज़ाहिर है जिस तरह हम अपने बुखार का इलाज कराते हैं, मैदे का इलाज कराते हैं, हमें इस इलाज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। 90% से ज़्यादा ये जो अमराज हैं ये काबिल इलाज हैं, बाकी जो है वो मैनेजेबल हैं। तो जिस तरह हम बाकी सेहत की बीमारियों के ऊपर तवज्जो देते हैं, इसी तरह हमें जब भी इस तरह के कोई अलामात नज़र आएँ तो उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये लोग काबिल रहम होते हैं। दूसरे इस तरह के वो लोग जो स्पेशली जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, वो लोग तो अल्लाह के वली होते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अल्लाह के वली होते हैं क्योंकि वो गुनाह नहीं कर सकते, और जो गुनाह नहीं करते उनके अंदर बड़ी प्योर एनर्जी होती है। अगर आप उन लोगों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे तो अब यकीन माने दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएंगी। आपकी बात, एक बात जैसे आपने स्टार्ट लिया ना, तो आपने कहा कि जो लोग ये बिला वजह हॉर्न देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम जो करते हैं जो रेगुलर एक्टिविटी उनको कुछ फील ही नहीं होता, अगर हम उनको ऐसे कह दें ना कि आपके पागल हैं, उनको ये बातें, ये वर्ड्स हैं, ये बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन हरकत वो वही कर रहे हैं जो हम एक पागल से उम्मीद कर रहे हैं कि बिला वजह वो चीख रहा है और अपने कहते फेफड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग ज़रा सा रोड पे अक्सर देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि एक रिक्शे वाले ने अगर ज़रा सा गाड़ी वाले को टच कर दिया तो उसने अपनी विल पावर, उसके मुंह पे एक थप्पड़ भी बाबा के मुंह पे रसीद कर दी। उसने ये नहीं देखा ये मेरे वालिद की जगह है। एक चीज़ ही तो थी, अगर चलो टूट गई या कुछ हो गया, लेकिन आपको इतना नहीं, आपको उस चीज़ की अहमियत, इंसान की अहमियत में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया। आपने शाउट भी कर लिया और आपने आसरा नहीं किया, उस बंदे ने उतरते ही उस रिक्शे वाले के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। ऐसे ही रवैये है ना हमारे। हम इज्जत नहीं दे रहे, हम एहतराम नहीं कर रहे, हम झुंझलाहट के अंदर अपने आप को काबू जो है वो नहीं रख रहे। और ये तो आप जिस्मानी बात कर रहे हैं ना, अल्फाजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात, आप डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप आउट ऑफ कंट्री में स्टडी की, नॉलेज ली, आप एक बात करें, देखें पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने शऊर की बात करें, हम यहाँ तक कि कुछ जगहों पे आप देखें सिटीज़ में भी बहुत डिफरेंस है। हम लोग अगर सरहद में चले जाए, वहाँ के लोगों का एक काम डाउन है, उनका इतना जज्बाती, हमारे कराची में बहुत ज़्यादा हाइपर है। आप यही कराची में अगर चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, सऊदियों में चले जाएं, इंसान बिल्कुल बने होते हैं ऐसे, बिल्कुल सीधे। ऐसा क्या? देखिए दो तरीके होते हैं ना, एक मैं कनाडा अमेरिका में रहा हूँ 20 साल, और मिडिल ईस्ट भी है। एक जगह आपके रवैयों को सुधारा जाता है डंडे से, और एक जगह रवैयों को सुधारा जाता है तरबियत से। ओके, जहाँ पे आपको तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, कानून की पासदारी दी जाती है, वहाँ पे ये समझाया जाता है कि गाड़ी को सिग्नल पर रोकना क्यों ज़रूरी है। कनाडा के अंदर अगर -25 एवरेज मतलब हो जाता है सर्दियों के अंदर, -25 -30 बर्फबारी के तूफान होते हैं, सिग्नल के ऊपर आप खड़े हुए होते हैं, कोई दूर दूर कोई गाड़ी नहीं होती, लेकिन सिग्नल नहीं तोड़ते हम। हालांकि वहाँ कोई भी नहीं देख रहा, वहाँ कोई डंडा भी नहीं है, लेकिन हम सिग्नल नहीं तोड़ रहे क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये किसी और के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ उनको पता है डंडा है, वहाँ पे आपको जो है वो 1 सेकंड के अंदर पकड़ा जाएगा, जुर्माने किए जाएंगे ठीक ठाक, तो आप उस लिए खड़े हुए। हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि कानून की भी पासदारी नहीं और अनफॉर्चुनेटली तरबियत भी नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा इंतशार, ज़्यादा बेहंगम रवैये नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बेहतरीन तो ये है ना कि जब तरबियत से इंसान को समझ में आए कि ये चीज़ गलत है, रादर देन कि सब, क्योंकि डंडे का जोर का ये होता है, जैसे ही डंडा हटता है, आप देख लीजिए हम वहाँ पे उतरते हैं एयरपोर्ट की लाइनों में कैसे खड़े होते हैं, हम जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे या पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरते तो हमारी लाइनें देखें कैसी हो जाती हैं। तो वहीं से आपको रवैया नजर आ जाएगा कि डंडे के जोर पे आपने काबू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा ना कि हमारा सिस्टम, हमने अपॉइंटेड किया सिस्टम का। अच्छा, अब हम बात करते हैं तरबियत की। आपने कहा तरबियत की, अब हम उस जगह पर मैं आना चाह रही हूँ जिस पे मैंने रात को बात भी की थी कि हमारे जो बच्चे हैं, ऑफकोर्स तरबियत कहाँ से शुरू होती है, कुछ कहता है माँ की गोद से शुरू होती है, कुछ कहते हैं स्कूल से शुरू होती है, ऐसे ही ना। और हम ग्रूमिंग स्टार्ट इनिशियली घर में,
वो कभी कभी वो तुतलाहटपन में हम कितना हंसते हैं, बच्चे ने गाली दी, कैसे तुत्ता तुत्ता बोल रहे हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, कितनी बुरी बात है। हम इनिशियली बच्चे को उस मूड में लेकर आ रहे हैं, उस मोड पे भी लेकर आ रहे हैं, उस मूड में लेकर आ रहे हैं कि अब उसके लिए ये चीज़ें लाइटली हैं। हमने अच्छी बात भी तो हम बता सकते हैं, हम उसको अच्छी तरबियत भी दे सकते हैं, एजुकेशन हमसे कलमा भी पढ़ा सकते हैं, उसे गिनती भी सिखा सकते हैं, बहुत कुछ। और मैंने कुछ बच्चों को देखा है, उनके मदर्स उनको जनरल नॉलेज के छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करते। अब अपनी तरबियत, ये इसका मतलब हम घर से ही, जो बच्चा एकदम तो हाइपर नहीं हो ना रोड पे एकदम, तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा? देखिए, इतना खूबसूरत दीन है, दीन फितरत जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं। ये मियाँ बीवी के फितरी जो ज़न्नो शौक़ के ताल्लुकात हैं उसको इबादत कहता है। तो तरबियत वहाँ से शुरू होती है जब ये प्लान हो रहा होता है कि हम इस बच्चे को दुनिया में लेके आएंगे। ओके। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बच्चे हादसाती तौर पर पैदा होते हैं। ओके। अब बगैर किसी प्लान के पैदा होते हैं, बाज़ दफ़ा तो रिश्तेदारों के कहने पे भी पैदा हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कह रहा। तो हम लोग जब इस तरह बच्चों को दुनिया के अंदर लेके आएंगे तो हम लोग प्लान नहीं है। तरबियत होती है पेरेंट्स की अपनी, पहले वहाँ से शुरू होती है। ओके। बच्चे की तरबियत तो शुरू हो चुकी होती है जब 4 महीने का माँ के पेट में होता है, क्योंकि उसके हवास काम करना शुरू कर देते हैं, उसका डेटा आना शुरू हो जाता है। तो वो माँ बाप जो अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो माँ बाप जो अपने रवैयों का इजहार कर रहे हैं, वो बच्चा रजिस्टर करना शुरू हो जाता है जब वो माँ के पेट के अंदर होता है। तो अब जब हम इसको ये नहीं समझेंगे कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया था, कोई रिश्ते आसमानों पे नहीं बनते, रिश्ते हम खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को खुद बनाया, आसमान पे खाली आदम और हव्वा को दुनिया में हमें भेजा, फिर हमें गाइडलाइन दी, इख्तियार दिया कि हम निकाह करें, किस तरह करें, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, बच्चों को किस तरह प्लान करें, बच्चों की कैसी तरबियत करें, क्योंकि उसका जवाब दुनिया और आखिरत दोनों में देना होता है। बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत उसका लॉ जो है, आप देखें ना, अगर आपका बच्चा यहाँ पे जुर्म करता है, किसको पकड़ के लेके जाएंगे? बाप को, माँ को, उसी को लेके जाएंगे ना, ऐसे ही लेके जाएंगे। बैठे रहो यहाँ पर, ठीक जब तक नहीं आता आपका बेटा। दूसरी तरह अगर अभी मेरा अगर बच्चे बालिग नहीं है और मेरी डेथ होती है और मेरा आखिरत का इस तरह हिसाब में अंदर होगा, क्योंकि मैं उसका जिम्मेदार हूँ। जब मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया और मैं उसको दुनिया में माँ बाप लेके आए हैं, तो उसके अमल के जिम्मेदार उसके माँ बाप होंगे। तो ऐसे ही होगा ना। तो जब माँ बाप को ये समझ में आ जाएगा, फिर माँ बाप बिहेव करेंगे, फिर माँ बाप सीखेंगे। हम समझते हैं पेरेंटिंग जो है वो इसी तरह है जैसे जानवर आपस में इख्तिलात करते हैं और बच्चा पैदा कर देते हैं, इसी तरह इंसानों में भी यही सिस्टम है। इंसान में ये सिस्टम नहीं है। फिर फर्क तो रखना पड़ेगा, फर्क होगा ना। पेरेंटिंग स्किल्स का नाम है, पेरेंटिंग स्किल्स का नाम है, सिर्फ शादी का नाम पेरेंटिंग नहीं है। बड़ी बायोलॉजिकली आप माँ बाप जो है वो बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप के मकाम पे नहीं पहुँचते हैं ना। बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि जी माँ के कदमों तले जन्नत है। हर माँ के कदमों तले कैसे जन्नत हो सकती है? जो माँ क्वालिफाई करेगी एज अ माँ, उसके कदमों तले जन्नत होगी ना। क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के कदमों तले जन्नत हो सकती है? वो तो सब जहन्नमी है, कुरान कहता है वो जहन्नमी है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहते कुरान कहता है जहन्नमी है। तो फिर क्या उसकी माँ के तले, वो भी तो माँ है ना, उनके बच्चे भी हैं। तो वो जो क्वालिफाई करेगा उसके कदमों तले जन्नत होगी। तो जब ये माँ को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ क्वालिफाई करनी होगी, ये चीज़ मुझे अर्न करनी होगी, इस बच्चे की तरबियत के लिए मुझे सीखना होगा, और वो सीख ही नहीं सकते जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक मैं वो नहीं बनूंगा जो मैं अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में उस बच्चे को ये नहीं समझा सकता कि तुम ऐसे बनो। ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ना। मैं चीख चीख के घर के अंदर बात करूं और चाहूँ कि बच्चा नरमी से बात करे, कैसे मुमकिन होगा? मैं तो माओ को देखता हूँ वो चीख चीख के बच्चों को कह रही होती चुप हो जाओ। ये आप अंदाजा करें, वो चीख चीख के पब्लिक में भी कह रही होती है बच्चे को कि तुम चुप हो जाओ। बच्चा कैसे चुप होगा? जब आप चीख रहे हो तो वो कॉपी करेगा, वो कॉपी करेगा जो आप कर रहे हो। तो हम अपने एक एक्सट्रीम तो ये है कि हमें पता ही नहीं है, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो बच्चा हम ले आए हैं ये शायद कोई टॉय है, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। जैसे रिमोट कंट्रोल की गाड़ियाँ होती हैं, रिमोट कंट्रोल के खिलौने होते हैं जिसको आप प्ले करते हैं, स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, रिवाइंड करते हैं। शायद ये बच्चा जो है वो वैसे चलेगा। तो सही कह रहे हैं। बच्चा अपनी शख्सियत लेके पैदा होता है। बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि उसको ये पता है किसकी गोद में चुप रहना है, किसकी गोद में रोना है। उसको इतना देखो यार, बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि वो एनर्जी सेंस करता है, वो प्योर होता है। आप बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि आप बच्चे को एक घूंट एक्स्ट्रा दूध की नहीं पिला सकते। बच्चे का पेट भर जाएगा, आप उसको दूध पिलाने की कोशिश करके फूंक दे निकाल देगा वो, लेकिन नहीं पिएगा। बच्चे को आप जरा सी कोई खराब चीज पिलाने की कोशिश करें, ऐसा नाक बंद कर लेगा वो। बच्चा इतना शार्प होता है, इतना स्मार्ट होता है, राइट।
अब आप क्या करते हैं, उसको ओवरराइड करते हैं, जबरदस्ती लोगों के गोदों में देके, जबरदस्ती लोगों को देके, जबरदस्ती हाइजीन के चल के आप उस सिस्टम को ओवरराइड करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब आपको ये पता ही नहीं आता कि आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंक, जैसे आपके पास ये व्हाइट पेपर है, आपको एक ब्लैंक व्हाइट पेपर मिला जो लिखेंगे, और आपको कहा था लिख दो, ठीक है, आपको लिखना आता नहीं था, आपने उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। उल्टा सीधा लिखने के बाद जब रिपोर्ट है, आपने कहा यार ये कितना खराब हो गया। अब आप लिखाई को या लिखी हुई चीज को बुरा कह रहे हैं, लिखने वाले को बुरा नहीं कह रहे। तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं ना। क्या बात है ना, फिर आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि आप अपने को भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैंने ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स हो गए, 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। मैंने आई डोंट नो कितने थाउजेंड्स पेशेंट्स जो है वो देखे होंगे। इवन ग्रुप थेरेपीज़ के अंदर मैंने कितने देखे होंगे। मेरे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, उनकी केस स्टडीज में देखो हज़ारों की तादाद के अंदर, आई कैन नॉट इवन रिमेंबर नाउ। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ होता है, मेरे बच्चे वो आते हैं जो एग्रेशन होते हैं। और आज तक मैंने बच्चों को कसूरवार नहीं पाया। ये सारे बच्चे मेरे स्वीट हार्ट होते हैं। मैं वालिदैन को बड़ा क्लियर कहता हूँ, अगर आपको बहुत शिकायत है, अगर आपसे ये नहीं पल रहा, आप मुझे दे दें, मैं पाल लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आपके लिए बेकार तरीन है, मुझे दे दें। उनकी जिम्मेदार 90% पेरेंट्स होते हैं और उनके गिरदोनवा की सिचुएशंस होती हैं, जहाँ जहाँ जिस स्कूल में डाला हुआ है, जिस पढ़ने पे आपने डाला हुआ है, जो ट्यूटर आपने रखा हुआ है, जो वालिदैन का उसके साथ रवैया है, या अगर जॉइंट फैमिली है तो घर वालों का जो रवैया है, तो उसमें उस बच्चे का कसूर, वो रिएक्शन होता है। वो जो बच्चा कर रहा होता है उसका रिएक्शन है, जिसको आप समझते हैं कि ये बिगड़ गया, ये बदतमीज है, इसने इज्जत गंवा दी है, नाम कटवा दिया, फलाना ढिमाका, जो भी आप उसको प्रेशर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये उसका रिएक्शन है। और आप उन चीज़ों को भूल गए कि ये रिएक्शन बन क्यों रहा है ना। कौन सा बच्चा माँ के पेट से सिगरेट पीता हुआ पैदा होता है? कौन सा बच्चा माँ के पेट से टुनकी पैदा होता है? नहीं ऐसा ही है ना। यहाँ तो ये माएँ शिकायत करती है कि जी मेरा बच्चा तो सोडा के अलावा कुछ लेता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो चिप्स के अलावा कुछ लेता ही नहीं। मैंने तो आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसने माँ के पेट से पैदा होकर सोडा मांगा हो और चिप्स मांगे हो। किसी ने तो दिया होगा ना। इंसान का बच्चा तो इतना कमजोर है कि अपने हाथ से उठा के कुछ ले भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही ना, इतना कमजोर होता है इंसान का बच्चा कि वो अपने हाथ से उठा नहीं सकता। किसी ने तो दिया होगा ना पहली दफा उसको। वो कौन था? जिसने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी तकलीफ बचाने के लिए, अपनी मसरूफियत को डाइवर्ट करने के लिए उसके मुंह के अंदर ये चीजें डालनी शुरू की थी। और जब वो डलनी शुरू हो गई तो आपने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसी तरह वो रोना शुरू हुआ तो आपने उठा के फोन दे दिया उसके हाथ में। हम लोग हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल। मैं अब जब वो उसी में लग गया तो अब इसके बगैर वो खाता ही नहीं है। अब वो जो उसको देख के जो खा रहा है वो हजम ही नहीं होगा। चक्कर का वो हजम ही नहीं होगा ना, वो हजम ही नहीं होगा। वो हजम नहीं होता तो उसको एसिडिटी का इशू होता है, उसको एलर्जीज का इशू होता है, उसका निज़ाम हाज़मा कमज़ोर होता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। अब आप उससे ये छीन भी नहीं सकते क्योंकि आपको अपनी जान छुड़ानी थी ना, आपको अपनी जान छुड़ानी थी। और जब वो इसके बगैर अब कंडीशन कर दिया आपने उसको, तो अब आप ये कह रहे हैं कि देखें जी ये क्या हो गया, अब इसके बगैर गुजारे ही नहीं है, मेरे बच्चे तो ये इसके बगैर खा ही नहीं सकता, फलाना ढिमाका। तरबियत अपनी करनी होगी। कोई माँ बाप मुझे अच्छा समझते ही नहीं है। मैं इतने स्कूल्स में मैं जाता हूँ। एक बात बहुत अच्छी की कि हम पहले उनको उनकी नेचर, उनकी हैबिट बना लेते हैं। लाइक अक्सर पेरेंट्स पे देखते हैं मेरा बच्चा स्कूल से आके कुछ खाता नहीं है और रास्ते में उसको आप फ्रेंच फ्राइज दिला रहे हैं और जो वो खाना चाह रहा है वो उस वक्त उसने इंटेक कर लिया, वो घर आके क्या खाएगा? आप अच्छे से अच्छा खाना बनाओगे नहीं खाएगा। ऐसा ही है। लेकिन अगर शुरू में इनिशियली, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनिशियली हम उसको, अगर उसको पहले ग्रूमिंग कर दें कि बेटा आपके लिए, अब मैंने कुछ लोगों को घर में मैंने देखा, कुछ माएँ होती हैं, अभी मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट है, वो कहती है कुछ भी हो ये बंदा घर में ही आके खाना खाता है। ऐसा ही है। मेरे वालिद साहब को मैंने कभी भी होटलिंग करते नहीं देखा। ऐसे ही है, ऐसे ही। आज के भी इतने मसरूफ दौर के अंदर जब मेरी 7 to 8 कमिटमेंट्स पर डे मिनिमम होती हैं, मैं खाना अपने बच्चों के साथ 8:30 बजे फिक्स खाता हूँ क्योंकि दिन में सब चले जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, हम अपने कामों पे चले जाते हैं। डिनर का टाइम ऐसा है जिसके अंदर हमारी फैमिली एक जगह बैठती है और हमारे अकेले का आप कमरे में खाना नहीं खा सकते, हमारे अलग बैठ के खाना नहीं खा सकते, अलाउ ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक हमें ऐसे कोई कहानी नहीं है कि दस्तरखान बिछे और कोई अलग बैठा होगा या कोई अलग खाना ले जाएगा या अलग प्लेट ले जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये हमारे यहाँ मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है फिर जहाँ पे आप यही चीज़, और इसके साथ खाना नहीं हो सकता। इसके साथ खाना नहीं हो सकता। अब देखिए अपने अपने बच्चों की ये जब तरबियत कर देंगे, और अच्छा बड़ा बच्चा ना पता नहीं उसके, क्योंकि क्या तो वालिद साहब जब कहेंगे तो ऑफ कोर्स वो बच्चा कहेगा कि नहीं बहुत ज़रूरी कॉल है, नहीं बहुत ज़रूरी बात है। तो जब आपने ये जुमला उसको
ट्रांसफर कर दिया तो वो भी एक दिन आपसे कहेगा नहीं अम्मी बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, वो भी फिर वही जुमला कहेगा। लेकिन जब आप अहमियत उस रिस्क की देंगे जिसके लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह पाक भी देखते हैं कि मैंने तुम्हें कोई नेमत दी है, तुमने उसको कितनी रिस्पेक्ट में खाया। देखिए मैंने यही कहा ना कि तरबियत का मतलब डंडा नहीं है, तरबियत का मतलब है राइट और रॉन्ग समझाना। मेरे बच्चे कनाडा के अंदर पैदा हुए हैं, वो लोग वहाँ पे रहे हैं, हम लोग जहाँ पे अब जो है वो रहते हैं। बेटा मेरा मीडिया साइंस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, बेटी मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती है। मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग हैं, लेकिन मेरे बच्चों का कोई डिजिटल मीडिया अकाउंट नहीं है। मैंने तो नहीं मना किया, मेरे तो 1 मिलियन से ज़्यादा फैंस हैं, मैंने तो नहीं मना किया उनको। वो कहते पापा ये फेक बुक है, ये फेसबुक नहीं, ये फेक बुक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, मेरी बेटी, हाँ बेटी कहती है कि पापा मुझे अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। देखो सर, तो उसने कोई अकाउंट नहीं बनाया। अच्छा, उसे जरूरत ही नहीं महसूस, दोनों को जरूरत नहीं महसूस हुई। आप इसके बिल्कुल बगैर इसके बगैर रह सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। क्या बात। तो अब ये है कि मैंने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि दोनों बालिग हो चुके हैं, दोनों यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कैनेडियन हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। जैसे मैंने कहा इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं, वो खुद बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बनाने के लिए तैयार है? उनको पता है ये वक्त का ज़ाया है, वक्त का ज़िया, बिल्कुल वक्त का ज़िया है। तो एक तो ये होता है कि आप डंडा लेके आप फोन खींच लेते हैं, एक तो ये होता है कि आप देने नहीं देते, आप चौकीदारी करने की कोशिश करते हैं, वो रिएक्शन में बनाते हैं। असल में आपने इनिशियली उनको वो कर दिया ना, गाइड कर दिया ना कि ये राइट एंड रॉन्ग हो गया, तो बात बच्चों को जरूरत होती है वक्त की, ठीक है, और माँ बाप को ये प्लान करना चाहिए कि वो वक्त कैसे देंगे। और आजकल की बुरा मत बनाइएगा, आज की सारी खवातीन जो मेरे इसमें आ रही है ना, बच्चे को पकड़ा देती है मोबाइल। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, ऐसे ही घर घर में ये आप शादी में मुझे अफसोस होता है, बच्चे की उम्र देखती हूँ, अबे यार कितने 2 साल 3 साल देखना भी बहुत आगे की बात करें बेटा, 6 महीने बच्चा ऐसे ऑपरेट कर रहा था डॉक्टर साहब। फखर से बता रहे हैं, वो डाउनलोड भी कर देता है, वो डिलीट भी कर देता है, वो ऑर्डर भी कर देता है। देखो वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड क्योंकि डाला हुआ है, वो जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर देता है। बोल रही हूँ और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और ये ऐसे जुमले हम अक्सर हम कहते हैं ना, बैड टच एंड गुड टच, ये जुमले उस दिन फैसल कुरैशी और बहुत सारे लोग के बच्चों को बताना चाहिए। एहसन हमारे एक आर्टिस्ट हैं, एड वगैरह में बात हो रही थी, तो और ये अभी हो गया है। ये वजह ये कि सोशल मीडिया इतना रीएनैक्टमेंट ड्रामे और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों की उम्र को नहीं सूट करती, लेकिन अब मजबूर ये कि जब ये चीज़ें दिखाई गई हैं, तो अब आप सोचें फेसबुक जब खुलता है तो बहुत कुछ खुलता है, यूट्यूब खुलता है तो बहुत कुछ खुलता है। तो अब सोचें अगर 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, वो जब वीडियोस खुल रहे हैं तो क्या क्या कुछ निकल रहे हैं। आप सोचे तो सही, खवातीन खुद ही अवेयर नहीं है, आप गायब हैं, क्या करेंगे? देखे ना, आप गायब हैं, आप गायब हैं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आप एक और भी हमारे यहाँ बड़ा इशू है, हम ये समझते हैं कि हमने जो इनको स्कूल में दाखिल किया है, एक तो स्कूल आपका स्टेटस सिंबल है। आपने स्कूल के अंदर इसलिए दाखिल किया ताकि आप शो मार सके कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में जाता है, ठीक है, इसका मतलब आपने बच्चे की कुर्बानी दी है ना। सही कह रहे हैं। आपने स्कूल इसलिए चूज नहीं किया कि वहाँ पे कैरेक्टर एजुकेशन क्या होती है, आपने इसलिए चूज किया कि उसका नाम कितना है और मैं लोगों में शो कैसे मार सकूंगा, बता सकूंगा। तो वो आपने सबसे बड़ी ज्यादती की। फिर वहाँ पे जो हो रहा है, आप अपने बच्चे से पूछने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे का मुंह क्यों लटका हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे के जिस्म पे निशान क्यों है, आपको पता ही नहीं है कि बच्चा जो है वो दर्द का इजहार क्यों कर रहा है। आपको तो टोटल आप गायब हैं, टोटल आप गायब हैं। और फिर उसके बाद जाहिर है ये बच्चों को, क्योंकि जब राइट और रॉन्ग का नहीं पता होता तो वो शिकार हो जाते हैं। दूसरा एक और भी कॉन्सेप्ट है वालिदैन का, वो ही समझते हैं कि जिस तरह हम अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास देके आते हैं ना सुबह, और हम शाम को कहते हैं कि फिक्स करके भेज देना, तो वो समझते हैं कि जो स्कूल में हमने डाला है ना, ये इनका काम ये है कि ये तरबियत करे। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे लेकर दुनिया में किसी ने तरबियत की है? सोचने वाली बात है, पैसे लेकर दुनिया में किसी ने तरबियत की है? क्यों करेगा? एक आदमी जो पैसे ले रहा है वो आपके बच्चे की तरबियत नहीं करेगा, वो गाड़ी की बैटरी सही कर सकता है, वो तरबियत नहीं कर सकता। दूसरा, आपसे अच्छा भी कोई आपके बच्चे की तरबियत कर सकता है। अगर आपका ये ख्याल है कि मेरे से ज्यादा मेरा कोई बच्चे का मुखलिस हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्टर साहब आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि ना बच्चे के लिए तालीम बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन की कोई डेफिनेशन मुझे बता सके? क्या रटिफिकेशन है या एजुकेशन का कोई हमारे लाइफ का इफेक्ट है, या एजुकेशन से हम ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हैं? आज तक मुझे नहीं समझ। आप ये छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एजुकेशन को हम किस क्राइटेरिया में डाल रहे हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन है, और इससे बच्चा हमें रिटर्न में क्या दे रहा है। यहाँ लेके छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सिवी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदेद कहती हैं। और बात हो रही है, हम आपके बच्चों की बात कर रहे हैं। और कुछ बच्चे होते हैं, मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ ब्रेक में बात कह रही थी कि एक जब पौधा जैसे निकलता है ना, तो आप उसको चाहे वो उस बेल को, उस पौधे को किसी डंडे पे, किसी पर भी जैसे रुख में आप बदलेंगे वो वैसे ही प्रेजेंट करेगा। और अर्ली एज जो होती है 2 साल से 7-8 साल तक की होती है, जब बच्चे को आप जैसा क्रिएट करेंगे, आप उसको कहेंगे सफाई पसंद रहना है, अच्छा बोलना है, अपनी एजुकेशन कैसे हासिल करनी, अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम पे खाना, वो एक बार आपने उसको क्रिएट कर लिया ना, तो फिर आप सोच लें आपने लाइफ टाइम उस बच्चे को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर लिया है। और आप जैसा बीज बोएंगे, गंदुम बोएंगे तो गंदुम ही निकलेगा। और जो चीज़ आपने जो क्रिएट की है तो उसका फल भी उसी तरह आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब वेलकम अगेन। आप मुझे बताएं कि हम लोग इनिशियल एज को लाइट लेते हैं, जो कि वही एज होती है बच्चे की, जो एज है वो जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे माँ के पेट में 4 महीने का होता है, जब उसमें रूह दाखिल कर दी जाती है। और 7 साल तक की एज है जिसके अंदर आप मेक और ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक वो है। बिल्कुल प्लेन पेपर है, आप जो लिखते चले जाएंगे। अच्छा, वो लिखते क्या चले जाएंगे, जैसा आप उसको दिखाएंगे। बाप अगर ये कह रहा है यार मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चे को ये पता है कि ये झूठ बोलना जायज़ है। अगर आपके कोई दोस्त आए हैं और वो सिगरेट निकाल के उसको देता है, तो बच्चे को ये पता है कि ये हॉस्पिटैलिटी है, इसका मतलब है ये जायज़ है। ये बाप से बहुत कम उम्र में ये पीना शुरू कर देगा सिगरेट को, क्योंकि आपने ये बताया कि ये जायज़ है। जायज़ मतलब कि कुछ मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल हो गया ना, एक्सेप्टेबल हो गया ना। तो आपने जब आप ये वैल्यूज अपने घर के अंदर ये एस्टैब्लिश की हैं, तो फिर आपका बच्चा एग्जैक्टली इसी को कॉपी करेगा। बच्चा कॉपी करता है, ये ज़हन में रखे कि बच्चा कॉपी करता है। तो जो आप उसको दिखाते जाएंगे, जैसा उसको सुनाते जाएंगे, जैसा उसको समझाते जाएंगे। अच्छा, बच्चा से वर्बल नहीं, नॉन वर्बल कॉपी करता है। आप छोटे से बच्चे को, मैं कह रहा हूँ फ्यू डेज के बच्चे को, आप उसको आगे जाके कहे वो ज़बान निकाल देगा, आप निकाले, वो निकाल देगा। उसको नहीं मालूम ना। अच्छा, कई ऐसे होती हैं, माएँ कहती हैं कि जी अभी मैं कहूँगी ना इसको ज़बान निकाल, मेरा बच्चा इतना समझदार है, अभी मैं कहूँगी ना ज़बान निकालो तो ज़बान निकालेगा। अच्छा, वो कहेगी बेटा ज़बान निकालो, और खुद कहेगी तो बच्चा ज़बान निकालेगा। उसने सुना नहीं है, उसको क्या पता, उसे क्या पता ज़बान क्या है। उसने कॉपी जब किया तो वो उसको कॉपी करता है। तो जब हम ये चीज़ें अमल के अंदर हम नहीं बताएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा की माएँ लेके आती थी, और वो माओ की नहीं सुनते थे, अल्लाह के रसूल की सुनते थे। वो क्यों सुनते थे? इसलिए कि वो कांधों पे बिठाते थे, इसलिए कि वो उनको घुड़सवारी कराते थे, इसलिए कि उनके साथ बच्चा बनते थे, और फिर उन्हीं की मैप ऑफ द वर्ल्ड में जाके उनको बात समझाते थे, उनके जैसा बनते थे, और फिर उनको अच्छी बात समझाते थे। तो इसलिए क्या होता था कि वो वही करते थे ना। जब बच्चे आपके कांधे मुबारक पे बैठेंगे, बच्चे आपके नमाज में अंदर आपके कांधों पे झूलेंगे, तो वो बच्चे ही तो फिर अपना गर्दन नमाज पे कटाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि उनको ये पता है कि हमारी कंडीशनिंग क्या हुई है। तो हमारे यहाँ ये कि आपने पाबंदी करनी है और मैंने नहीं करनी है, ये आप फॉरगेट इट। वो फिर क्या होगा, छुप के। दूसरी बात ये कि माँ बाप अक्सर ये लेके आते हैं मेरा बेटा झूठ बहुत बोलता है। अच्छा, जिस दिन बच्चे ने अपने माँ बाप से पहला झूठ बोला है, उस दिन माँ बाप का एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए, उस दिन अलार्म बज जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने अपने बच्चे को अपने दिफा का कोई ऐसा रास्ता दिया ही नहीं सिवाय इसके कि वो झूठ बोले। आप, इसका मतलब आपने उसको मौका ही नहीं ऐसा दिया। आप अगर उससे कोई भी गलती हुई है, उसको नहीं पता ना, उसको समझ नहीं थी, उससे गलती हुई है, बजाय इसके कि आप उसको एड्रेस करते, बजाय इसके कि आप उसको समझाते, बजाय आप उसको किसी रिवॉर्ड या अवॉइडेंस ऑफ रिवॉर्ड के तरीके से उसको ट्रेन करते, आपने ऐसा फोर्स करने की कोशिश की उसने कहा सिर्फ झूठ बोल के जान बचेगी। और जिस दिन उसने झूठ बोल के जान बचाने की कोशिश की, वहीं से आप, और आपका अलार्म नहीं बजा, तो फिर आप ये समझ जाएंगे ये क्या होगा। हमारे पास एक खातून जो है वो लेके आई, बच्चा जो है फर गालियां बक रहा था, तो कह लेंगे कि डॉक्टर साहब इसकी गालियां बंद करा दें। मैंने कहा जी इसकी गालियां तो बंद हो सकती हैं, ये बताइए गालियां घर में देता कौन है? कहेंगे जी मेरे ससुर देते हैं। तो मैंने कहा ससुर, कह रही ससुर तो आएंगे नहीं। तो मैंने कहा बच्चे के क्या कसूर है? उस बच्चे को ऑफ कोर्स आप अपने घर में एक तोता रख लें, आप जो बोले वो कॉपी करें, उसके बाद जाके तोते को गालियां दें या तोते की गर्दन मरोड़ें, उस तोते का क्या कसूर था? तोते ने तो वही कॉपी किया जो वो सुन रहा था। बिल्कुल ठीक। तो ये बच्चा भी वही कॉपी कर रहा है जो ये सुन रहा है। बिल्कुल ठीक। आप ही चाहते हैं कि इसकी जबान बंद कर दी जाए, ना समझी है ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ, बेअक्ली है ना। और यही हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चों को ऊपर तालीम, ग्रेड की दौड़। आज तक दुनिया में ग्रेड लाने वालों ने कोई बड़ा काम नहीं किया। आज तक दुनिया के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है ना। कोई इनकलाब बता दें पूरी दुनिया में जो किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी ने लेके आया हो, कोई नहीं लेके आया। इनकलाब हमेशा एक एवरेज बंदा लेके आता है जिसको समझ ज्यादा होती है।
जिसको जैसे शऊर ज्यादा दुनियादारी होता है, और जिसको दुनिया का शऊर पता होता है, सही। जिसको हम समझ को, हम विजडम को किताबों में ढूंढ रहे हैं, जो कि खाली किताबों में नहीं होती। बेशक। हमारे यहाँ 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेज के जुल्म अजीम किया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल ही नहीं जाना चाहिए। Okay. अगर आप अपने बच्चे को 4 साल की एज के ऊपर असेसमेंट कराते हैं और उसकी मेंटल एज उसकी फिजिकल एज से ज़्यादा आती, तो आप 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। इसका मतलब है कि वो बच्चा 4 साल का नहीं, वो 5 साल का है। जहनी उम्र और जिस्मानी उम्र में फ़र्क होता है। बहुत छोटे से पैसे खर्च करके ये टेस्ट कराए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे को ये बजाय इसके कि उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कराई जाए, बजाय इसके कि उसके चैलेंजेस को, उसके पोटेंशियल्स को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके लर्निंग मैकेनिज्म को एक 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके मालूम कर लिया जाए ताकि सारी ज़िंदगी पता लग जाए कि बच्चा कैसे सीखेगा, उस पर तवज्जो नहीं देते। दुनिया भर के आप हज़ारों रुपए के उसको खिलौने दिला देंगे, हज़ारों रुपए के आप ऑर्डर कर देंगे जो है वो ऑनलाइन फूड, जो कि खा के उसकी तबीयत भी ख़राब होगी, लेकिन उसके ऊपर आपकी तरजीहात जो है वो नहीं होंगी कि अगर मुझे अपने बच्चे के बारे में पता लग जाए, उस बच्चे की शख्सियत के बारे में पता लग जाए। हम लोग कोई देख के ज़्यादा सीखता है, कोई सुन के ज़्यादा सीखता है, कोई जब तक टच नहीं करे जब तक नहीं सीखता। किसी को बड़ा लिखा होगा तो सीखेगा, किसी के लिए छोटा लिखा होगा तो सीखेगा, कोई बड़े दूर से देखेगा तो सीखेगा, जो करीब से होगा सीखेगा, कोई देखने के साथ साथ अगर उसको टच नहीं किया जाए वो नहीं सीखेगा। ये मालूमात जब हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जो आप अपनी बातें मैं बड़े गौर से सुन रही थी, अगर मैं पूरे मुल्क के हम लोग असेसमेंट करें बहुत सारे कंट्रीज में, अच्छा बड़े हैरान कुन बात है कि हम खुद से कुछ क्रिएट नहीं करें, कुछ ऐसा क्रिएशन नहीं करें कि सब दुनिया उसको फॉलो करे। अगर मैं सोचूं अगर वर्ल्ड कंट्री नहीं होते, डिफरेंट बड़े मुल्क नहीं होते, तो इसका मतलब है हम तो जाहिल ही रह जाते। बड़े अफसोस की बात यह है कि स्कूल्स में मैं देख रही हूँ 3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को थप्पड़ मार मार के आप उसको जो एक लाइनें खींचते हैं, ये मैंने स्कूल मैंने भी पढ़ाया और हमें ज़रूरत हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी ये कर लिया जाए। मैं देखती थी कि अक्सर नर्सरी की टीचर जो है वो बच्चे को हाथ पकड़ के, उसको पता ही कुछ नहीं, उसकी आंखें यूं बंद हो रही हैं और उसको जी ये कॉपियां जो हैं 3 कॉपियां जो उर्दू की, इंग्लिश की और गिनती की, उसे ना 1 का पता है ना 2 का पता, उसे थप्पड़ मार मार के नुक्तों के ऊपर लाइनें करवाई जाती हैं और फिर टीचर से कहा जाता है कि अगर ये नहीं करे तो आप करके इसको कर दे, और उस बच्चे को कुछ नहीं मालूम। फिर ये बाहर मुल्क से आया कि भाई मॉन्टेसरी में बच्चों को प्ले से खिलाना, अगर वो नहीं बताते हम सारी जिंदगी लकीरों के ऊपर ही हाथ करवाते रहते। इसका मतलब मैं ये समझती हूँ। मुझे बताइए कि वो मॉन्टेसरी जिसको आप यहाँ पे 2.5 साल के 2 साल के बच्चे को भेज रहे हैं, वो उनके मुल्कों में क्यों नहीं है? ऐसे ही है ना, वो कौमें जो आपके ऊपर। अच्छा, वो लोग पता क्या करते हैं, वो बच्चों को कहते हैं मट्टी में खेलें, वो कुछ मतलब कलर्स में खेलें, उनको कोई भी वो नहीं दी जाती। 4 साल से पहले तो नहीं ले रहे वो तो बच्चे को, नहीं बहुत नहीं ले रहे ना। 4 साल से पहले बच्चे को तो नहीं ले रहे ना, वो उसके लिए भी नहीं ले रहे, वो उसको मट्टी से खिलाने के लिए भी नहीं ले रहे वो, इसलिए कि उनको पता है कि बच्चे को 4 साल से पहले 5 साल से पहले स्कूल में नहीं आना चाहिए, उसको अपने घर में होना चाहिए। उसकी तरबियत वहीं पे हो सकती है, घर के अंदर उसको तरबियत नहीं दी जा सकती। वो तरबियत जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है, उसका हक है कि वो ये 4 साल अपने माँ बाप के साथ जो है वो गुजारे, उस बच्चे का हक है। आप उसको उनके वो ये होता है जिनकी वो औरतें जो जरा ऑफ कोर्स जॉब करती हैं तो उनकी खास जगह होती है, तो फिर वो डे केयर सेंटर जाते हैं ना, वो डे केयर सेंटर। मैं उससे इख्तिलाफ थोड़ी कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को डे केयर सेंटर ना भेजें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हक है वो बच्चे का है और जो फर्ज है वो आपका है, ना वो मासी का है, ना वो डे केयर टीचर का है, ना वो स्कूल टीचर का है। आप ये अपने आप को बोझ उतार रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप उस बच्चे के लिए जुल्म कर रहे हैं। पिछले 1000 साल से अगर इस मुस्लिम उम्मा ने पूरी दुनिया को कुछ नहीं दिया, तो जरा सोचे तो सही कि कुछ तो गलती हो रही होगी ना। 1000 साल से हमने कुछ नहीं बनाया, 1000 साल से हमने दुनिया को कुछ नहीं दिया। हम एक एस्पिरिन की गोली नहीं दे सके 1000 साल से दुनिया को, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर उनके कुछ सिस्टम अच्छे हैं तो वो सिस्टम उनका कॉपी करें ना। लग़वियात तो कॉपी करने के लिए तैयार हैं, बकवास तो उनकी लेने के लिए तैयार है, गिलाज़त तो उनकी लेने के लिए तैयार है। जो उनकी बाकी सिस्टमेटिक चीज़ें हैं वो अडॉप्ट तो करें। वो क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? वो अपने 2.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। आपको भी नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके हिसाब से वो अगर आपके 2 साल के 2.5 साल के बच्चों को भेजने से ये तकरीबन पिछले 20 साल से ये वबा फैली है हमारे मुल्क के अंदर, तो क्यों नहीं 20 साल में तो एक नस्ल तैयार हो जाती है। 20 साल में तो कोई ना कोई कारनामा हो जाना चाहिए था। 20 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाना चाहिए था। बेशक बेशक। तो जब तक हम ये इस ट्रैक से नहीं उतरेंगे कि हमें अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डालनी है और ये तैयार करके हमें दे देंगे, ये हमारे बच्चे बेहतर करके हमें दे देंगे, और तो हम इसी बेवकूफ़ी की दुनिया के अंदर जो है रहेंगे। बच्चों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं। बच्चे जब ज़रा सी उनको ताकत आ जाती है वो आपके हाथों से चले जाते हैं।
फिर वो बच्चे आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, course, ऐसा- फिर वो बच्चे वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार रहे हैं। जिस तेजी से नशा बच्चों के अंदर फैल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है, जिस तेजी से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो आप अभी जो आपने बात कही ना कि आपने जो लगाया है वो आप जो है वो काट रहे हैं, वही आप फसल काटेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको थर्सडे को भी ना इसी आगे इसको चिल्ड्रन के ऊपर कुछ खास और मजीद बातें करेंगे। टाइम ज़रा शॉर्ट है सेगमेंट का, तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना। ऑफ कोर्स हमने अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं अवेयरनेस आपसे शेयर करने की, और हरगिज़ आपके ऊपर ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स शेयर में ये होता है कि कुछ बातें आपको समझ में आती, कुछ नहीं आती, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो गुफ्तगू की जाती है, मेरे यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट और नॉलेजेबल लोग आते हैं, वो वही बातें पॉइंटेड करते हैं जो उनके इर्द गिर्द उनके पास पेशेंट आते हैं, और हम वही ऑथेंटिक बातें आपसे शेयर, और ये भी प्रैक्टिकल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई लफाजियत की है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, क्योंकि मैं फिर बाद में ये वही पेरेंट्स होते हैं जब इनके बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं देखो अब हमें इनकी ज़रूरत है और ये हमारे ख्याल नहीं करें। तो फिर सोच लें जो आपने अपने बच्चों में डेवलप किया है, ट्रांसफ़र किया है, वो ही आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। जब आपके बच्चे मोबाइल और आप स्मोकिंग, झूठ, ये सब चीज़ें उनके अंदर चली जाएंगी, तो जब आप 70-80 साल के होंगे तो आप उनसे उम्मीद ना करें कि वो आपको वो रिस्पेक्ट, वो मोहब्बत, वो केयरिंग, वो इंसानियत, वो सब कुछ उनके अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आप ज़रा सा, आपका इनिशियली आप लोगों का स्टेप है, आप लोगों ने करना, और आप बेहतर जानते हैं आप अपनी औलाद को क्या देना चाहते हैं, और जो देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन हाजिर है, और यहाँ पर मौजूद है शेफ अलिशबा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या यूनिफॉर्म और मेरे परफेक्शन तो देखें इनकी। कितने साल हो गए अलिशबा काम करते हुए? मैक्सिमम एटलीस्ट 5 इयर्स। जबरदस्त। किस नाम से फेसबुक पे, किस नाम से काम? शेफ अलिशबाज किचन के नाम से। चलो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया कि नाम भी वही प्रेजेंट कर दिया। आप इनके फेसबुक आईडी पर जाके शेफ अलिशबा किचन का, और अच्छा क्या क्या मैंने, अच्छा एक बात बताऊं, मैं अलिशबा भी डिश बताएंगी, लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड है, जैसे कहते हैं ना वो एक ऑलराउंडर, वन मैन आर्मी। तो अब मुझे ये बताओ, इतना कुछ जानती है, बेकिंग, कुकिंग, कॉन्टिनेंटल और देसी खाने सब माशाल्लाह, और लग नहीं रही है इतनी। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ ऐसा क्या है? मतलब बेकिंग में एक्सपर्टीज है मेरी, मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ बेकरी का। क्या बात है। प्रोडक्ट सेल करना है बेकरी का, प्लस कलनरी आर्ट भी है, और जो मेरी बेसिक कह लें कि ऑलराउंडर में जो स्पेशल जो चीज़ है वो है फूड स्टाइलिस्ट। क्या कि आप किस तरह से अपने खानों को प्लेटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, दस्तरखान की शान बढ़ा सकते हैं, अपने खानों की शान यानी कि बढ़ा सकते ऐसे हैं। तरीके से प्रेजेंट करने के बंदे का दिल ललचाए कि ये खाना चाहिए, बिल्कुल, ऐसा क्या नहीं? बिल्कुल, चले ऐसे अच्छा नहीं। बताएं आज डिश क्या है? चलो आज हम बना रहे हैं हाईवे स्टाइल कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। वो तेरी घर जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही आ जाओ जी। वीनस टीवी पर आ जाओ, गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में आ जाओ जी। लीजिए यहाँ पर जो है हमने नहीं हम पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें, इसमें डलेंगे उसके बाद। इंग्रेडिएंट्स में जो है हमारे पास चिकन है, ओके, टोमेटो पेस्ट है, ओके, चिलीज है यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 ओके। पीसेस। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिए हैं वो क्रश चिलीज, प्लस जो है रेड चिली पाउडर है, ओके, सॉल्ट है, ओके, ब्लैक पेपर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ऑयल है। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून वो जो है सीड्स हैं यहाँ ये पर। जरा इन्होंने कहा रोस्ट हल्का सा करेंगे तो इतना प्यारा सा, जैसे कि हम हाईवे स्टाइल रेस्टोरेंट्स में कढ़ाइयाँ खाते हैं ना, उनमें रोस्टेड सी जो है साबित क्रश हुई हुई दिखती हैं, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। इसमें ओके रोस्ट करेंगे, फिर इसे क्रश करेंगे थोड़ा सा। ओके, अच्छा क्रश आप हाथों से या किसी हल्के जी, से? हाथों से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जी। ओके ठीक है जी, क्या बात है। ये इन्होंने ये देखे जी, जैसे ये हो गया, प्लेट में ले ले जी। हाँ बिल्कुल, जैसे ले लें। सो इसको साइड पर करते हैं। अच्छा चलें जी, इसको हम इसमें ये लीजिए आपका आ गया। आपने हमारे पास इसमें जो अरोमा आ चुका है। अरे यार जबरदस्त, ओहो हो, प्यारी सी खुशबू आई है।
आप लोग सूंघ रहे हैं, मुझे आ रही है। और ज्यादा प्यारी खुशबू आएगी जब इसमें बारबेक्यू का धुआं आएगा। अच्छा चलिए, अच्छा वो भी है, कोयला जी, लगा। बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। बिस्मिल्लाह। में सबसे पहले हम लोगों ने इसमें ऑयल ऐड करना ऑयल है। ऐड कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हमने इसमें कढ़ाई 1 है। कप ऑयल लिया है। अच्छा, ये ऑयल हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि है। जो है हम इसमें से ऑयल रिमूव भी करेंगे ठीक है। आफ्टर चिकन फ्राई। ऑयल हमारा ओके। गर्म है। क्योंकि हमारा बर्तन काफी पहले ही गर्म हो चुका था। डन हो गया। चिकन ऐड कर रहे हैं। ओके। अच्छा, कढ़ाई हर जगह की मैंने देखा है यार अलिशा, डिफरेंट होती है। बिल्कुल हर तरह की शनवारी कढ़ाई है, शनवारी हाईवे कढ़ाई है, बारबेक्यू स्टाइल कढ़ाई ठीक है। है। बहुत सारे जो है हमारे पास कढ़ाइयों की वेरिएशन है। कुछ लोग पंजाबी कढ़ाई मतलब दही वगैरह और टमाटो वगैरह मिक्स करके डालते हैं, कुछ ऐसे डालते हैं कि हाफ कट करके टमाटो ऐड ऐसा भी करते है, हैं ऐसा। और इसके लिए रिमूव करते हैं। अब ये जो है ओके फ्राई होंगी चिकन और ओके। चिकन का कलर जो है वो चेंज होगा। ओके ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इसको ठीक है। फ्राई करने में। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग भी अपने घर पे, अच्छा ये जल्दी भी बन जाती है तो चिकन गल भी जल्दी बिल्कुल। जाती है ऐसा? और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है और मतलब पहले उस मजे आने वाली है। और ये अभी इसी ऑयल में ही पकेगा। ओके ठीक है। चिकन जो है वो इसी ऑयल में कुक होगी। जाहिर सी बात है, तो चिकन का एक, अच्छा इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये असल में फ्लेम थोड़ा हाई हो रहा है। अच्छा तो स्लो कर देते हैं इसे। अच्छा इसके बाद कौन सा स्टेप होगा? इसके बाद हम इसमें चिलीज डालेंगे। मैंने चिलीज को हाफ जो है बस चीरा लगा दिया है लाइक। ठीक है। और अभी हम इसमें ये ऐड करेंगे और चिलीज को भी गलने तक का जो है हम स्पेस देंगे। ओके ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो है अब हम इस जगह पर ये काम करेंगे कि एक बाउल बताएं क्या लेते हैं चाहिए? सेपरेट। ये चाहिए, ले लीजिए। दूसरा वाला? ये हमने जो ब्लैक पेपर लिया है इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। ओके। ठीक है, ये हम स्पाइस बना रहे हैं इसका। अच्छा 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 इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ये फ्लेक्स सीड्स ओके। वगैरह भी ऐड कर दिए। ओके। लाइट स्लो करनी है इतनी? बहुत है। सही है। ओके डन। अच्छा इसमें फिर ये क्या वो फ्राई से जरा ब्राउन सी नहीं हो जाती, गोल्डन ब्राउन टाइप की? गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये इसमें जी इस तरीके से क्रंच। हाथों से क्रश कर देती हूँ क्योंकि अमूमन अमल दस्ता और वो तमाम चीज़ें हमारे पास नहीं अवेलेबल होती हैं, तो हम इसे आराम से झटपट क्रश कर सकते हैं। क्या बात है, वाह, जबरदस्त। और अच्छा इसकी बड़ी प्यारी सी आएगी खुशबू। बहुत खूबसूरत खुशबू होती है इसकी, मतलब मज़ा आ जाए। जीरा और इससे सूखा धनिया। सूखा धनिया। क्या बात है। और ये चिनमिन जब करता है ना तो मैं कहती हूँ वाह 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 क्या बात है। चिन हो गई गोल्डन कलर आना शुरू हो गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल आ गया आ गया आ गया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलिशा एंड सभी अर्श जो है आज अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, अब हम इस स्टेप पर जो है एक और वो टर्न करना। यस चिलीज ऐड कर देते हैं। क्या बात है। और साथ में है हरी मिर्चें। और ये फ्राई सी कितनी बेहतरीन लगेंगी। आप मुझे जरा ये सपोर्ट, करें। मैं इसीलिए हल्का सा नमक डालती हूँ ताकि छिटपिट ना करे। हम ऐड कर देते हैं थोड़ा हल्का सा नमक डाल दे ताकि ये इसकी जो चिनपिन की आवाज़ है ना ये जरा कम हो जाए थोड़ा सा। यस अब सही है। क्या करें यार, लाइव शो है ना हम अब। अच्छा जी नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। एनी फरमाइश लाइक मेरे ऊपर आए हैं चीटिंग, इसमें या तो कोई या चिकन हल्की सी गीली तो नहीं थी? नहीं, चिकन तो सही थी। चिकन का वाटर आई थिंक सो ऑयल में कुछ थोड़ा बहुत वाटरी डल गया भाई, था। एक आध कतरा डल गया जो हल्का सा इसमें आवाज आ रहा है। चलो लेट्स सी अब क्या करना है। इसमें ऐड कर देंगे। ओके। और ये इस पूरे स्पाइस को हम मिक्स कुटी कर हुई देंगे। मिर्चें, काली मिर्चें, सूखा धनिया, जीरा एंड नमक। जी। और ये इन्होंने मटेरियल बिल्कुल रेडी कर दिया है, बिल्कुल, मिक्सिंग ये हो रही है। हमारे spices ready हो और चुके हैं। हाय 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 हाय, आपको खुशबू आ रही होगी बहुत। मैं कहती हूँ बड़ा ही प्यारा सा एक आ रहा है उसका भी, इस दोनों का अरोमा। यस नेक्स्ट क्या है सब? नेक्स्ट अभी ये थोड़ा कुक होंगी जब तक हमारी जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके। फिर उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा ठीक फिर है टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून अपना स्पाइस ऐड करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे फिर वापस जी, हैं। बिल्कुल, जी आज बिल्कुल। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे छोटी सी टेकिंग ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है वेलकम। और हमारे गुड मॉर्निंग आपको पता है शो में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। हेल्थ का भी है, ब्यूटी है, स्किल्स है, यूथ है,
टैलेंटेड लोग हैं, डिग्निटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, शेफ एंड बहुत कुछ चलता है। अच्छा जी, कल एक ऑफ कोर्स जब हम दुनिया में रहते हैं और ऑफ कोर्स कराची में, सिंध में है, तो कुछ होता है तो हम उसको भी थोड़ा, हम चाहते हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करें ऑफ कोर्स। और कल दुख भी हुआ कि कल एक अचानक एक जमहूरी हक होता है, हर बंदा अपनी बात डिलीवर करता है, और मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं अपनी बात डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ एक जमात इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, ऑफ कोर्स अपनी बात डिलीवर हमारा हक है, एक ह्यूमन राइट्स जैसे कह सकते हैं। लेकिन हम कोई भी पर्सन अपनी सल्तनत में ये नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचे, क्योंकि उससे उसका कोई फायदा ही नहीं है, उससे तो नुकसान ही है ना। तो अब ये कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें? तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि चले हम आपके साथ थोड़ा इसके मौजू पे बात हो सके हमारी, और हम कुछ बात आपसे शेयर कर सकें, और आप भी हमारे साथ ऑफ कोर्स लाइव कॉल कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो आज मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा नईम अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नईम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, लेकिन कल तो मुझे न्यूज़ में ही देखा सब कुछ, 7 बजे 6 बजे और जो चल रहा था, और एक जगह तो ऐसा हुआ कि मुझे एक यहाँ से चैनल से मैं मॉर्निंग शो करके निकली एक मीटिंग करने, फिर मुझे वापस आना पड़ा चैनल, तो 4 बजे का टाइम था, और ये FTC बिल्डिंग, एम्बेसी, इनसे यहाँ सारा ब्लॉक था और काफ़ी लोगों का क्राउड था, जूम था। फिर मैं यहाँ पर जब 2 घंटे मैंने टाइम स्पेंड किया तो पता चला कि भाई हंगामा हो गया, शेलिंग हो गई, और मतलब इस तरह कुछ डंडी लाठी चार्ज कुछ हुआ। ये क्या हुआ, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए बात यह है कि जैसे आप सरप्राइज कल हुई ना, तो इसी तरीके से सरप्राइज हम भी कल हुए। सच। और अब कराची वाले इसलिए सरप्राइज होने लगे हैं कि अब उनको आदत खत्म हो गई है ऐसे प्रोटेस्ट की, रोड जाम करने के लिए, एहतजाज की, जो है दुकानें बंद कराने की। अब लोग निकल गए हैं उस कल्चर से, जो कल्चर यहाँ मुतारफ कराया गया। 35 साल कराची को यरगमाल बनाया गया, और एक ऐसी सियासी जमात जो जिनका वो स्टेक वो कहते थे हमारा कराची में स्टेक है, और 2018 के इलेक्शन में कराची वालों ने उनको आउट किया ये कह के कि बाप की कलेक्शन को कल्चर यहाँ कराची में नहीं चलेगा। और इसलिए आपको सरप्राइज हुआ, और मैं समझता ही हूँ कि हम भी सरप्राइज थे, क्योंकि जमहूरी हक है हर आदमी का, आप एहतजाज करें, आपका जमहूरी हक है, आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद बरा तनकीद नहीं हो, तनकीद बरा इसलाह हो। कल जो कुछ हुआ ये पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से ये एक रौनक मेला हुआ कि लगा हुआ है, और क्योंकि एक सियासी जमात है और एक सियासी जमात का जो है वो प्रोटेस्ट बनता है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करें अपना, लेकिन आईनी जो उनके पास हक है, जो कानूनी जो हक है, उस कानूनी हक के अंदर रहते हुए हम यहाँ जो है वो जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, जो बलदियाती एक्ट के अंदर हमने तरमीम की है, उसके मुतालिक जो दीगर जमातें जो कराची के अंदर जो कहती हैं कि हमारा स्टेक कराची में मौजूद है और उनके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर कुछ हमारे नकात थे। हम चाहते ये थे कि जो डिस्पेंसरी हैं जो KMC के अंडर थी, तो जो DMC के अंडर थी, जिन पे काम नहीं होता था वो बंद पड़ी थी, तो हम चाहते थे कि वो सिंध हुकूमत उनको अपने पास जो है वो ले ले। ये KMC से जो है वो हमारे पास आ जाए। तो ये क्योंकि अब हम तो ये अब कर रहे थे, कुछ जमातें ऐसी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये पहले ऑलरेडी अगर हम KPK में चले जाएं तो ये कानून पहले ऑलरेडी मौजूद है बलदियात का। तो क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि यहाँ मेजर बड़े अस्पताल यहाँ हमारे अंडर हैं, जिसको आपने देखा कि कार्डियो है, जिना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, इसी तरीके से अब क्योंकि आबासी अस्पताल जो है वो KMC के अंडर है। क्योंकि यहाँ हुआ ये कि पिछले 4 साल जो यहाँ मेयर कराची के पास जो चीजें हमने दी हुई थी कि कराची के अंदर से जो कराची की स्ट्रीट लाइट थी, वो महकमा जो था, वो जो चीजें थी वो मेयर कराची के पास थी कि कराची की स्ट्रीट लाइट्स रोशनियों का शहर बनाए। लेकिन बहरहाल वो जो रोशनियों का शहर बना, फिर कराची वालों ने देखा कराची में 200 छोटे नाले और 13 बड़े नाले, जो 200 छोटे नाले थे, इनको सफाई करने की जिम्मेदारी उस मेयर कराची की थी। जो नहीं होते थे तो बड़े नाले चौक हो जाते थे। कराची में बच्चों के वो मैदानात जिसमें बच्चे जाके एक्सरसाइज करते हैं, बच्चों की एक्सरसाइज होती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उन मैदानात को मैनेज करना मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। जो कि हमने देखा, बजाय उनको मैनेज किया, उनको जो है उनको काटा गया, उनको काट के जो है उसको चाइना कटिंग की नजर किया गया। कराची के अंदर वो बड़े पार्क, छोटे पार्क, वो पार्क जिस पार्क के अंदर बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, और फैमिलीज जो है वो वॉक भी करती हैं, और फैमिली से एक इंटरटेनमेंट जो है उनको मिलती है, वो पार्क भी जो मेंटेन करना था वो मेयर कराची के पास था। फिर फॉरवर्ड की गाड़ियां, कहीं आग लग जाए तो वो गाड़ियां जो थी वो भी मेयर कराची के पास थी। इसी तरीके से 27 जो है वो चीज़ें मेयर कराची के पास थी। लेकिन 4 साल हुआ ये कि 4 साल जो है वो काम ना करके और पेपर हवा में लहराते हुए साहब चले गए कि मुझे इख्तियार नहीं मिले।
अब अगर आपके इख्तियार नहीं थे तो आप पहले साल ये कहते इख्तियार नहीं है, ये मेरा इस्तीफा है, अस्सलाम वालेकुम, ये तरीक़ेकार था। इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस की और उसके लिए वो प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट का तरीक़ेकार, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए जो है वो एक तरीक़ेकार को SOPs तय होती है कि आपके प्रोटेस्ट करने का तरीक़ेकार क्या होगा और फॉर्म क्या होगा। उसका जो इन्होंने तरीका हमें दिया था कि हम प्रेस क्लब पे जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम वहां से बाहर खुदाफिज चले जाएंगे। सही है। अब हुआ ये कि ये प्रेस क्लब में एहतजाज करते करते इन्होंने अपना जो सिम थी वो चेंज करके वजीर आला हाउस की कर दी। अब वजीर आला हाउस, आपको पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर सालों साल लग गए हमारे यहाँ मसला फाज और यहाँ जो क्रिकेट का जो है क्रिकेट स्पोर्ट की जो चीजें लाने के अंदर हमें सालों साल लग गए। अब CM हाउस के बिल्कुल बराबर में, एक दीवार के बिल्कुल बराबर में एक होटल है मूविन पिक, उसमें वो तमाम टीमें जो है इस वक्त PSL हो रहा है, बिल्कुल एक नेम है तो ब्रांड। हमने पहले ही उस इलाके को रेड लाइन किया हुआ है और उसमें ये कि समझ लें कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जब इतने 100,000 लोगों का मजमा CM हाउस की तरफ गया तो CM हाउस पे जब गया तो हमने उनको बताया कि देखें सूरत हाल ठीक नहीं है, अल्लाह ना करे छोटा सा पटाखा भी फट जाता है तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा एक स्टांस जा रहा है वो खराब हो जाएगा और ये जो लोग आए हैं डर जाएंगे और खौफसदा हो जाएंगे। तो इससे ये है कि हमारे जो MH ने मैनेज किया है कि ये हमारा मुल्क पीसफुल मुल्क हो चुका है। हमने मसला फाज के जो हमारे इदारे हैं, लैंड फोर्सेस के जो हमारे इदारे हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इन चीजों की सफाई करने के अंदर। तो आपसे हमारी इंतजा है, आपसे हमारी अपील है, आपसे हमारी विनती है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदाया आप प्रोटेस्ट जो आपने तरीक़ेकार तय किया था आप वहां चले जाएं। क्योंकि हुआ ये कि कल से हम पे जो तनकीद हो रही है कि आपने जो है वो खवातीन के ऊपर डंडे मारे, आपने लोगों के ऊपर डंडे मारे, आपने जो है वो जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे परमन लोग थे। प्रोटेस्ट तो बात यह कि जमात इस्लामी भी कर रही है और आज 28वां दिन उनका प्रोटेस्ट करने का, और वो भी अपना एक तरीक़ेकार, एक दायरा कार के अंदर असेंबली के अंदर बैठे हुए तो वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर डंडे मारने होते तो 28 दिन के अंदर उनको भी डंडे मारते। तो बात ये कि हमने उनको डंडे नहीं मारे, हमने उनको एक्सेस दिया, ठीक है आप करें, और उसके ऊपर हमने कमेटी भी बनाई है, कमेटी लाजमी सी बात है डिसाइड भी कर लेगी। लेकिन कल जो कुछ हुआ, एक वो सियासी जमात वो अब जो कल्चर मैंने बताया 35 साल से जो उन्होंने मुतारफ कराया था, 40 साल से कराची का जो अमन व अमान था, जो एक सुकून था, अब कराची को जो है वो अमन व अमान जो बड़ा टाइम लगा देने के अंदर वो उन्होंने बर्बाद करने की दोबारा कोशिश की। चले नईम साहब, जो आपने अभी बात की है ना, हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल मैं करूंगी कि अगर कोई, जैसे आपने कहा ना कि 28 दिन से बैठे हुए हमने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि ये आपके जहन में कि ये बैठे रहे, हमें जब कोई तकलीफ ही नहीं दे रहे, इसका मतलब है क्या हम किसी को मजबूर कर रहे हैं कि अब वो नहीं आप लोग सुन रहे हो या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, तो सेकंड स्टेप क्या होगा? लेट्स सी, मैं आपसे बात करूंगी, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम लोगों ने एक हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि मॉर्निंग शो है, हम चाहते हैं कि हम अपनी बात डिलीवर भी करें, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, अलिशबा की तरफ चलते हैं। अलिशबा, क्या रह गया है तुम्हारा किचन में? बिल्कुल कढ़ाई रेडी हो चुकी है और जो है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चिकन बढ़ाई क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू और यहाँ पर मैं सूंघ रही हूँ, यहाँ तक आ रही है, नहीं भाई को भी आ रही है। ठीक है, अब ये जो लास्ट कोयला मैंने जो है फ्लेम पे रख दिया है और अब जो है लास्ट स्प्रिंकल करूंगी मैं इसके ऊपर अपने स्पाइसेस। बाकी मैंने इस पे लेमन ऐड किया, ठीक है, एट द लास्ट। अच्छा, जब मैं आई थी हमने सिर्फ चिकन फ्राई की थी और हरी मिर्ची, उसके बाद क्या स्टेप डाला था? उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। वेट नहीं किया हमारा, एकदम डाल दिया। चले कोई बात तैयार रेसिपी। उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाला, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कुक किया एंड देन जो स्पाइसेस हमने मिक्स किए थे यहाँ पर वो हमने इसमें ऐड किए और अब ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ऑयल का हम वेट कर रहे थे, यहाँ पे ऑयल भी आ चुका है। लास्ट हमने इसमें लेमन ऐड किया है, एक हाफ लेमन पूरा ऐड किया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। इतना प्यारा स्क्रीन पे आ रहा है ना, हो आउटस्टैंडिंग। आफ्टर बारबेक्यू अभी क्या रह गया? बस हो गया, बस स्मोक देना है जी, बस ठीक है, आप स्मोक दे दें, हम आपके पास फिर आ जाएंगे दोबारा, ठीक है? जब रेडी हो जाएगा ना तो साथ साथ हमारी गुफ्तगू में इनका जब स्मोक आ रहा हो तो कहीं ये ना भूल जाए तो डाल दीजिएगा। अच्छा नईम साहब, ये बताइए, आपने कहा कि इतनी देर वो बैठे रहे जमात वाले, हमने डंडे चलाने थे, तो आपने ही देखें बात से बात निकलती, तो हमें तो आपका उसी में से सवाल मिल गया कि आपने कहा कि इतने दिन बैठे रहे तो हमने उनको तो कुछ नहीं कहा। अब इन्होंने बिल्कुल रूल्स के मुताबिक, रूल्स के अपोजिट इन्होंने एक्शन दिया कि ये अपोजिट चल पड़े। जब इन्होंने एक हमसे परमिशन ली कि हमने इधर जाना है, प्रेस क्लब की जानिब जाते जाते इन्होंने उस जगह रुख कर दिया जहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो ये तो उनकी एक, मैं क्या कहूँगी, मिस्टेक समझूं या उनकी या उनका नहीं इरादा था। अभी मैंने जो सुना हो, जो कल मैं बात सुन रही थी, तो एक पर्सन कह रहे थे कि हम लोग तो नमाज पढ़ने खड़े थे तो अचानक डंडे बरसने लग गए, ऐसा हुआ है? देखिए, नमाज पढ़ने खड़े हुए थे, नमाज पढ़ने की जगह वज़ीर आला हाउस नहीं है। बेहतर ये था कि वज़ीर आला हाउस के थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर गवर्नर हाउस भी है।
इस वक्त असल जो मेजर इशू है, वो मेजर इशू जो है वो एक मेजर इशू है महंगाई, इस वक्त गुर्बत, बेरोजगारी। इस वक्त मेजर जो इशू है उससे अटेंशन हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अच्छा। तरीके इंसाफ की इस वक्त MKM जो है वो बी टीम बनी हुई है। इस वक्त जो गैस कराची को नहीं आ रहा, हमारा सवाल भी है, आपके तवज्जो से सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या उसके ऊपर MKM ने प्रोटेस्ट किया, क्या गवर्नर हाउस का घेराव किया? गैस नहीं आ रहा कराची में और डिलीवरी नहीं है। ये आपको भी पता है कि सुबह बच्चे जो है वो भूखे जा रहे हैं घरों के अंदर, बुजुर्ग जो है वो 2-2 घंटे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके लिए दूध जो है वो गर्म होगा, उनके लिए डब रोटी गर्म होगी, उनके लिए अंडा बनेगा, या वो चीजें जो वो खाते हैं वो चीजें तैयार होंगी। महंगाई के ऊपर कराची की सूरत हाल ये कि हमने अभी प्रोटेस्ट किया, हमने कहा खुदा के लिए हमारा आपके साथ जो मायदा है वफाकी हुकूमत के साथ, हमें आप हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहे। क्या कराची के अंदर उस जमात ने प्रोटेस्ट किया कि सिंध को पानी नहीं मिल रहा? कराची के अंदर लोड शेडिंग की सूरत है जो आपके सामने, वो आपके इल्म के अंदर है। क्या MKM ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया? कराची के अंदर स्टील मिल में 10,000 से लोगों को बेरोजगार किया, जिनको बेरोजगार किया उनके घर भी छीन लिए गए, उनके जो वसाइल थे वो भी उनसे छीन लिए गए थोड़ी सी रकम देके। वो लोग जो हजारों की तादाद में जो लोग बेरोजगार हुए, क्या इन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। जजीरे हमारे जो हमारी मलकियत है सिंध गवर्नमेंट की, जो हमारी मलकियत है सिंध में रहने वाले आपकी हमारी, उस पर आके इन्होंने डाका मारा और उस पर काबिज होने की कोशिश की। MKM ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अदवात की कीमतें 600% बढ़ गई, उस पर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। हाउस होल्ड के जो आइटम्स होते हैं, दालें, आपकी घी, आपकी चीनी, आपकी पत्ती, आपके हर वो आइटम जो आप रोजमर्रा के इस्तेमाल में आप यूज करते हैं, आप ये देखें कि जो महंगाई बरपा हुई इस मुल्क के अंदर, क्या MKM ने प्रोटेस्ट किया? उस पर भी नहीं किया प्रोटेस्ट। हमारे बेहतरीन अस्पताल, जिना अस्पताल, हमारा कार्डियो अस्पताल, हमारे सिविल अस्पताल वफाकी हुकूमत ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की कि इसको हम चलाएंगे, हालांकि हमने उसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। PIA जिसका हेडक्वार्टर इस कराची के अंदर है, कराची से वो हेडक्वार्टर ले जाने की इस्लामाबाद कोशिश की गई, उनको हजारों की तादाद में लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश की। इस सिंध कराची में रहने वाले लोग थे, कराची क्योंकि सिंध का कैपिटल है। क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। असल बात ये जो अटेंशन है, जो अटेंशन इस वक्त हम आवाम की डालना चाह रहे हैं कि हम आवाम, बात ये कि हम भी एहतजाज कर रहे हैं। अभी हमने जो एहतजाज किया, आपने देखा कि हमारे हारी थे, हमारे किसान तक, किसान मार्च किया। किसान को ना वहाँ जो है वो सोना यूरिया मिल रहा है, ना किसान को वहाँ जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं उनको मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो महंगे दामों जो है उनको मिल रही हैं। हमने उसका प्रोटेस्ट किया और पूरे पाकिस्तान के उसके प्रोटेस्ट हुए। क्या इन्होंने प्रोटेस्ट किया? 90 साल का रिकॉर्ड पिछले 2 साल पहले बारिशों का टूटा। वजीर आजम साहब की इतनी तौफीक नहीं की कि कुछ पैकेज ही अनाउंस करते थे। टिड्डी दल आया सिंध के अंदर, हारी, किसान बर्बाद हो गया, उसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या इन्होंने वजीर आजम साहब को कोई सिफारिशात भेजी, कोई रिक्वेस्ट की कि खुदाया कोई आप मेहरबानी करें कि आप कोई पैकेज उनके लिए अनाउंस कर दें? लेकिन बात यह है कि इस वक्त महंगाई से, ये जो महंगाई इस मुल्क पे जो बरपा है, उसको उसकी अटेंशन डिलीवर करने के लिए अवाम की, कल कराची की पूरी अवाम को इन्होंने लाल बत्ती के पीछे लगाया और वही माहौल बनाया। मैंने बताया कि जो आज से कुछ टाइम पहले इस कराची के अंदर हुआ करता था, यहाँ क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को, पारसियों को आप समझ लें कि फितरे की पर्चियां जलाया करती थी कराची के अंदर। कल तो बकौल इनकी हमारा एक कारकुन शहीद हो गया। बात यह कि उसकी अपनी फैमिली ये कहती है कि वो जब घर से निकला तो रास्ते से ही कॉल आ गई, जो है उसको हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में चला गया है। अब उसके ऊपर भी संपत्ति जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं कि भाई हमारा कारकुन को डंडे मार के शहीद कर दिया। सूरत हाल ये जो कल्चर कराची के अंदर क्लाशनकोफ कल्चर था, आज तो चले जो इस वक्त वारदातें हो रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, छीना छमटी हो रही है, ये तो इसलिए अगर हम जितने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, माजी उनका ठीक है, लेकिन वो बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं घर से निकला था, मेरा बच्चा छोटा वो दूध मांग रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, फिर मैंने चाकू निकाला, पिस्तौल निकाला, मैं छीनने गया तो मैं छीनने के अंदर मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे माँ बाप के लिए मैंने दवाइयाँ खरीदनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करता, मैंने पिस्तौल निकाली। तो बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई तो अपनी जगह ये तो एक बात है नईम साहब, मैं जो आपने भी कहा है ना कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब कराची में इतने क्राइम हो रहे हैं और अब डर लगता है कि अब क्योंकि दूसरे एरियाज में जहाँ हम लोग अक्सर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ बहुत सेफ साइड है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो क्राइम है ये मजीद बढ़ जाए। कराची का जो है, सिंध का जो क्राइम रेट है ना वो सबसे टॉप पर है। अच्छा जी, हम चलते हैं अलिशबा। अलिशबा, आर यू रेडी? हो गया, डन हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आपसे, मैं फिर इसीलिए जरा एंड हो जाए, आपसे खुदाफिज हो जाए कि नहीं हो जाए? बिल्कुल, बस कितना रह गया दिखाएं मुझे। यहाँ पर जो है मैं आपके पास प्लेटर लेकर आ रही हूँ। नहीं, वहाँ डिस्प्ले कर दो, आएगा वहीं पे डिस्प्ले कर दो, आ जाएगा। ये क्या बात है, वो जबरदस्त कढ़ाई इज रेडी।
अपनी आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी, आपने टोमेटो भी बड़ा खूबसूरत काटा हुआ है और वो भी मैं देख रही थी, वो बिल्कुल। मिसिंग मत कर Actually, देना, डिस्प्ले कर जब दो। आप जो है मतलब खाना जब तक आंखों से देखकर नहीं क्या खाना बात है, तब क्या तक बात मजा नहीं आता। सिर्फ टेस्ट मैटर नहीं करता आपके खानों पे, आपकी आई अपीलिंग भी होनी चाहिए। एक्चुअली हम जब रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो वो बहुत ही प्यारे से प्लेटर्स में आता है, तो वो इसीलिए आता है कि लाइक टेस्ट तो होता ही है, वो तो बाद में पता चलता है हमें, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारी आंखों को यही अपील करता है कि हम किस तरह से जो है वो यानी कि दिल ललचाने लगे हमें बिल्कुल। खाने को। क्या बात है, ओके डन हो गया। यस थैंक यू सो मच। ये टोमेटो वगैरह हो गया डन। ये देखें जी अलिशा, थैंक यू सो मच, Welcome. आपने जबरदस्त आज डिश बनाई। कल का क्या प्रोग्राम है, कल क्या बनाना है कल बता देंगे, सरप्राइज। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, हम बात कर रहे हैं इस वक्त उन लोगों की जो कल अचानक हुआ क्या, सवाल है हुआ क्या। एकदम यार राइट है, अगर हम अपनी बात डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन उस राइट को राइट वे में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। नईम अवान साहब बताएंगे कि हम ये डाइवर्ट किया जा रहा है या हमारे दिमाग को डिवाइड किया जा रहा है, या हमें कराची और सिंध में रहकर डिवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हमारा फोकस क्या, हम अपने जो हमारा एक फोकस है हम उससे हट रहे हैं। बेसिकली सबसे बेहतर कराची के लिए सोच कौन क्या रहा है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको वेलकम करती है। कराची बेस, कराची सबको रेवेन्यू जनरेट करने का एक हब, और अभी तक बिजली का मसला, गैस का मसला, बेरोजगारी का मसला, क्राइम का मसला, नाले नदियों का मसला, बारिश हो तो जल थल मच जाती है, गंदगी का मसला, कचरे का मसला। मैं कहती हूँ कौन सा ऐसा मसला है, अब बारिश होती तो पूरे कराची जो है ना वो लाइट्स जो है ना वो आज तक तारे लटक रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतने इतने साल हुकूमत अगर कोई करता है तो कराची को दे क्या रहा है, कराची से अभी तक हम ले रहे हैं, दे क्या रहा है। तो हमने मज़ीद उसको खूबसूरत पेरिस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मज़ीद गंदगी का गढ़ बनता जा रहा है। गंदगी, नशे और बहुत सारी ऐसी वारदातें। ऑफ कोर्स जब आप बाजार चले जाए, बाजार से गुजरना कितना मुश्किल है। तो अभी तक कोई इसका कोई बड़ा प्लान क्यों नहीं आया, कोई प्लान क्यों नहीं किया कि हम अपने कराची को खूबसूरत क्यों नहीं बना सकते। आप लाहौर चले जाएं, मैं गई हूँ और बहुत खूबसूरत लगा मुझे यार, उसके बड़े खूबसूरत रोड, फ्लावरिंग हो रही है, पार्क हैं, बड़ा खूबसूरत है। वहाँ पे मैंने कचरे नालों में कचरा वगैरह नहीं देखा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हम लोगों के अभी तक कचरे ही निकालने का प्रोसीजर, हम 22वीं सदी में खड़े हैं और 21वीं क्रॉस कर लिए, तो अभी तक हम कराची को दूसरे कंट्रीज में हमारे जितने मिनिस्टर्स कुर्सियों पर बैठे हैं वो जाके एंटरटेन होके आ जाते हैं, और कराची वैसे का वैसा ही है जो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। यार हमारे इधर तो कोई पार्क की डेवलपमेंट अच्छी नहीं है कि हम कहते हैं यार ये पार्क बड़े अच्छे हैं फलाने। एक आध पूरे कराची में अगर एक पार्क है तो बड़े अफसोस की बात है, कम से कम 10 तो होने चाहिए, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर कितनी सारी आबादी है। तो क्या होना चाहिए मुझे आज तक समझ नहीं। अब नईम साहब बताएंगे कि इन्होंने क्या अभी प्लान, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई अपने इख्तियारात लेने की के बाद इनका क्या रिस्पॉन्स होगा। आई डोंट नो, इनसे पता है। वेलकम अगेन नईम साहब, क्या कहना चाहते हैं? वो तो कल की बात अब छोड़ें, आप बताएं कि कराची के लिए आप लोगों का आगे का क्या प्लान है। लेकिन जैसा भी आपने कहा ना कि लाहौर के अंदर वहाँ सफाई भी है, वहाँ नाले भी चौक नहीं है, वहाँ खूबसूरती भी है, पार्क भी है। थोड़ा सा कराची और लाहौर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। लाहौर में जो लोग रहते हैं वो पंजाबी रहते हैं, अच्छा, और सिर्फ लाहौरी रहते हैं। कराची जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी, कराची के अंदर यहाँ सराइकी भी रहता है, यहाँ बलोच भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, हज़ारेवाल भी रहता है, उर्दू स्पीकिंग भी रहता है, और दीगर जुबानें बोलने वाले भी लोग रहते हैं। कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ओके। अब कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ जो लोग रहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी में आता है कि सफाई निफ्स ईमान है, सफाई हमें भी जो है वो करनी चाहिए और करानी भी चाहिए। ये बिजनेस हब भी है। अब क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा जो नारा है वो रोटी कपड़ा मकान का हमारा नारा है। इतना कुछ जो आपने जो भी बताया अपने जो है स्टार्टिंग के अंदर कि कराची के अंदर गंदगी भी है, कराची के अंदर लाइट भी चली जाती है, जैसे बारिश होती है, नालों के भी इश्यूज हैं।
मैं एक बात बताऊं, क्योंकि अगर आप 1978 में चली जाए ना, तो उस वक्त अब्दुल सत्तार अगवानी था, यहाँ का नाजिम था कराची का। अच्छा। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद नेमतुल्लाह खान भी आया, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी आया, सत्तार भी आया जो इनका MKM का था। तो इसी तरीके से फिर अभी वसीम अख्तर भी आया। तो हुआ ये कि अगर माजी और अभी को मैं दोहराऊं तो ये सारे काम के अंदर जो मेयरशिप रही, वो नाजिमशिप रही, इन्हीं के पास रही। और ये जितने भी चीज़ें आपने गिनाई, ये जिम्मेदारी इन्हीं की थी कि इन चीज़ों को प्लान करना, इनको ठीक करना, इनको जो है वो बेहतरीन जो है वो चीज़ें देना। लेकिन मैं ना मानू वाली जिद की और आखिर में नुकसान जो किया वो कराची का नुकसान कर गए यहाँ पर। सेकंड बात ये रही कराची, क्योंकि कराची के साथ तो उस दिन नफरतें स्टार्ट हुई थी जब कराची को कैपिटल ख़त्म किया गया और जंगल को कैपिटल बनाया गया और कराची से अटेंशन हटा के वो सारा जो वसाइल थे वो इस्लामाबाद अपने पास ले गया। वो कौन ले गया वो भी आपको पता है कि उस वक्त एक फौजी था हमारा भाई, और बहरहाल वो काम कराची के साथ खाना खराब करके चला गया। उसके बावजूद, क्योंकि हम रोटक कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं ना, आज भी हमें प्राउड है, क्योंकि सिंध जो है ना, इसको हम माँ धरती कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करूं, पे लीफ से पंजाब आता है, बड़ा सूबा है, काफ से कश्मीर आता है, फिर छोटा सूबा है, सीन से सिंध आता है, ते अलिफ नून तान आता है, यानी कि 3 लाइनें देके उसको दिया ते लाम नून तान। तो ये खूबसूरत बनता है हमारा पाकिस्तान। अब सेंटर में क्या है? सिंध। जो सिंध है, हम इसको कहते हैं सिंध हमारी माँ धरती सिंध है। सिंध माँ धरती हमारी जो सकाफत है वो हमारी टोपी अजरक हमारी सकाफत है। जो 3 दिन पहले वसीम अख्तर ने जो कहा कि वडेरे जितने भी हैं, अब वडेरे किसको कहा? हमारी तो बात ये है कि सकाफती टोपी, कहा कि ऐसा ना हो कि टूल प्लाजा में आप लोगों को टोपी नीचे रख कर आना पड़े। ये तासुब की जो बुनियाद जो डाली एक जमात ने, ये लसानियत की जो यहाँ इस कराची के अंदर जो कुछ किया, इस 35 सालों के अंदर जो गंदगी नहीं साफ कर सके, नाले नहीं बना सके और चीजों को मेंटेन नहीं कर सके, और कराची को क्या किया, आज कराची वाले आजाद हो गए। आजाद कैसे हुए मैं बताऊं। या छोटा ताजिर, मिनी ताजिर, इंडस्ट्रियल इतना सख्त परेशान था, इतना सख्त कश्मकश में था, डबल माइंडेड था कि एक कॉल के ऊपर यहाँ 35-35 जनाजे उठा करते थे। एक मैसेज के ऊपर कराची टर्न डाउन, शिट डाउन करा दिया जाता था। इस कराची के अंदर बात यह है कि क्लाशनकोफ भी, बोरी कल्चर भी, भत्ता कल्चर भी, यहाँ पर जो कुछ यहाँ कुछ कराची को दिया, और कराची का सुकून बर्बाद कराची का जिसने किया, उसकी जिम्मेदार वो जमात थी और है आज भी। और कल उन्होंने उसको दोबारा दोहराने की कोशिश की, कराची के कई इलाके बंद कराने की कोशिश की, और रेंजर्स ने दोबारा अमन पैदा किया और कहा कि अब खोलें कारोबार, हम देखते हैं कौन कारोबार। ये हुआ है कल दुकानें, कल ये देखिए दोबारा इन्होंने दोहराने की कोशिश की। होता यह है कि बुनियादी तौर पर जैसे आपका जो घर होता है ना, आपका बच्चे की परवरिश घर में होती है, तो उसकी जो प्राइमरी है वो प्राइमरी घर से वो सीखता है। आपकी बात यह है कि जो प्राइमरी जो आपको प्राइमरी जो दी जाती है, मुझे मेरी पार्टी ने जो मुझे सिखाया मैं वही डिलीवर करूंगा। जो इनको सिखाया गया कैसे लीडर ने, जिस लीडर को अभी भी कल भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, हेलो कराची, मतलब ये जो माहौल दोबारा जो स्टार्ट करने की कोशिश की गई, कराची को 40 साल कराची का जो वक्त जाया किया। अब कराची से आप निकले बाहर नूरियाबाद चले जाएं, नूरियाबाद में आपसे पिस्तौल देके आपसे कोई पर्स नहीं छीनेगा, आपको पिस्तौल दिखा के आपसे मोबाइल नहीं छीनेगा। सिर्फ कराची, अब सिंध की मैं बात करूं, सिंध के अजला तकरीबन 31-32 हमें सिंध में हमें नुमाइंदगी मिली और 13 साल से हमें नुमाइंदगी सिंध पूरा देता है। कराची अगर मैं अभी 7वां अजला बना है, पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे, 6 और 31, 6 को अगर बाहर निकाले तो ये मसले आपको उधर नहीं नजर आएंगे, ये कल्चर आपको वहां नजर नहीं आएगा, ये अच्छा, बता नहीं कल्चर तो ये एक नजर बात नहीं आएगा। आपने कहा कि इतने साल मुस्तफा कमाल ने हुकूमत की, इतने साल मतलब KMC जो भी है जी। ये इन्होंने देखा, तो फिर आप लोगों ने क्या देखा? यानी कि सिंध में आप लोग भी तो थे ना, आप लोगों के इख्तियारात में क्या था, आप लोगों ने क्या किया? ये उन्होंने, ये सारे काम अगर उन्होंने करने थे और सब, फिर उस दौरान आप लोगों के इख्तियारात में क्या था या आप लोगों ने क्या काम करने थे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, आइन की बालादस्ती भी यकीन रखती है, और आइन जिस बात की हमें इजाजत देता है। अब कराची की अगर मैं बात करूं, कराची की टोटल MNO की तादाद 21 है। एक जो पहले जमात थी उनके 18-19 MNA कराची से होते थे। अच्छा। आज जो तरीक इंसाफ है इसके 21 में से इस वक्त समझ लें कि 14 MNA मौजूद हैं। इस वक्त कराची के जो टोटल MP हैं वो 40 हैं, उसमें से 27 MP तरीक इंसाफ के मौजूद है, सदर पाकिस्तान तरीक इंसाफ का मौजूद है, वजीर आजम का भी नारा कराची से लगा कि वजीर आजम कराची से, और तो वजीर आजम भी कराची से जो है वो इलेक्ट हुआ या सिलेक्ट हुआ, बहरहाल ये तो फैसला अवाम ने करना है। सूरत हाल ये है कि फिर यही कराची के अंदर से मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, काउंसलर, नाजमीन, UC चेयरमैन,
फिर इसी तरीके से 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन वो MQM के थे। ये 2 जमातें, ये दोनों जमातों को अगर मैं मर्ज करूं तो कराची की जो जिम्मेदारी थी इन 2 जमातों पे आती थी, और 2 जमातें जो जिनकी जिम्मेदारी में आती, देखिए ना MNA, जितना MNA को बजट इस कराची के अंदर, बात ये कि अगर नाजमाबाद और लालू खेत के MNA को दिया जाता है वही लड़काना के एक MNA को दिया जाता है। Okay. जो तनख्वाह उस MNA की वो तनख्वाह इसकी भी है, जो स्कीमें जो उसको दी जाएंगी वो स्कीमें इसको भी दी जाएंगी। लेकिन सूरत हाल ये कि मैं ना करूं तो एक वो जिद पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो मैं और आपका की जिम्मेदार नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर हमने क्या दिया मैं आपको बताऊं, हमने अभी शहीद अंडर बाईपास का जब हमने इफ्तिताह किया, ये आपके शहीद मिलत वाला, ये हमने एक तोहफा दिया कराची को, और इसी तरीके से कई तोहफे अभी भी चली जाए तो 12,000 तकरीबन रोड्स हैं जिनका काम इस कराची के अंदर चल रहा है, जो रुका हुआ था काम कराची के अंदर। सूरत हाल ये कि जब हम काम करने के लिए जब आगे बढ़ते थे तो फिर बात ये कि वो MQM जो हम पे इल्जाम लगाती थी कि हमारे इख्तियार में पीपल्स पार्टी इंटरफेरेंस कर रही है, सिंध हुकूमत इंटरफेरेंस कर रही है, ये काम हमारा है। अच्छा, खुद भी नहीं करते थे, ये काम हमारा है। जब हमने इफ्तिताह किया तो वसीम अख्तर को बुलाया, हमने कहा आप स्पीच करें डेस्क पे खड़े होकर, और उसने कहा जी मेहरबानी आप लोगों ने मुझे बुलाया इफ्तिताह तकरीब के अंदर, क्योंकि वो हमने अपनी रैलियां गुजारने के लिए नहीं बनाया था, एक बड़ा मंसूबा कराची को दिया, उसको भी उठा के ये कोर्ट में लेके चले गए कि हमारे इख्तियारात में इंटरफेरेंस किया। फिर जब हम ज्यादा काम करने की कोशिश करते तो फिर कहते थे पूरी कौम को बत्ती के साथ लगा रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है कराची के अंदर। यानी कि अभी ये जो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप यानी कि डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा चलें आप इनको दे के देखें, ये लोग इतने सालों में जब ये सारे इख्तियारात या इन्होंने रूल पास कर दिया जिसके ऊपर अभी तक ये बहस चल रही है, तो इसका मतलब हम फिर आप लोगों पर डिपेंडेंट होकर देखें कि आया कि जब आपके पास ये सारे इख्तियारात हो जाएंगे तो कराची क्या गुलदस्ता बन जाएगा, ऐसा है इंशाल्लाह जी। और बात ये कि आप अगर बात करूं, आप कैमरा उठाएं मेरे साथ, ओके। वो पार्क जो पिछले 15 साल से बंद थे, मुर्तज़ा आपने पार्क खुलवा दिए, हाँ, ये तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़े बड़े मंसूबे उसने जो है जाके इफ्तिताह किए हैं। अगर हम मनोड़ा जाएं, मनोड़ा के अंदर बहुत बड़ा जो है वो एक तोहफा दिया। मनोड़ा के अलावा अगर मैं बात करूं, कार पार्किंग जो सबसे बड़ा मसला था सदर के अंदर, वो कार पार्किंग असम्बली के सामने बहुत बड़ी कार पार्किंग दी। बड़े मुर्तज़ा आप सब खुद भी जा रहे हैं, मैंने देखा बहुत ज्यादा जो डैमेजेस ब्रिज थे उन ब्रिजों को जो है उनको सेट किया। कराची की अगर आप ब्रिजेस के ऊपर जो लाइट देखें, जो कराची के अंदर रोटों के जाल अब जो बिछना शुरू हुए हैं, ये तारीख गवाह रहेगी कभी माजी में और भी तो है ना। देखिए मैं खुद आई एम कराची बेस, आप भी यहीं के हैं, लेकिन देखिए शराय फैसल है या ये तो बड़े रोड्स, इनकी बात आप, क्योंकि इनको तो आपको करना है, ये तो है, लेकिन आप देखिए ना जरा, आप जरा सा अंदर की तरफ जाएं, ऐसे रोड अभी तक टूटे फूटे हैं। साइड एरिया चले जाएं, पिछले 10 साल से वो रोड नहीं बने, यानी कि साइड एरिया में इतना इंडस्ट्रियल बड़ा एरिया है, लेकिन उसके रोड वहाँ जाओ तो ऐसा लगता है फेस पाउडर लग जाएगा आपके चेहरे पे, उतने बड़े बड़े चौड़े रोड हैं, लेकिन क्या है वो गर्दो गुबार और वो गड़े, वो बारिश वो उसी तरह है, तो उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। लालू खेत की उस साइड पर मतलब इन साइड चले जाएं, वो बड़े बड़े कचरा कुंडी बने हुए हैं। अब देखिए बड़े बड़े कुशादा रोडों में और जरा इन साइड चले जाएं, उनमें बड़ा फर्क है। देखिए अब बात ये है कि मुर्तज़ा भाई को जो आए हुए अभी बहुत साल नहीं हुए, हाँ, ये तो थोड़ा सा टाइम हुआ है। अगर इस थोड़े टाइम को अगर आप ये कहें कि 40 साल को यदि उनको मेंशन किया जाए, बताया अगर जाए, ये कहें कि आप 40 साल को और ये कुछ महीने को अगर आप कंपेयर करें तो जो महीनों के काम है वो हमने 10 साल के काम में हमने निपटा दिए हैं। अब जो 30 साल के काम है थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और वक्त और टाइम, और दूसरी बात किसी भी चीज़ के लिए ना वसाइल चाहिए होते हैं। मैं आपको बताऊं, नगानी आफात जो हमें बजट दिया जाता है उसमें नगानी आफात भी देखनी है, आलमी वबाई भी देखनी है। अभी हमने समझ लें कि 3 चीज़ें जो फेस की ना बड़ी, पहला हमने मसला देखा सिंध के अंदर जो हमारे किसान था, हमारा हारी था, टिड्डी दल ने उनका नुकसान किया, उतना नुकसान किया कि उनकी ज़मीनें तबाह बर्बाद कर दी। हमारी अटेंशन वहाँ गई, उसमें हमने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का उनको बजट दिया ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सके और हम रोटी खा सकें और अनाज हमें मिल सके। हमने उनके पैरों पे खड़ा किया। अभी हम वहाँ से निकले नहीं, 90 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा, कराची जलबल हो गया था, मीरपुर खास की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, बदीन की सूरत हाल, उमरकोट की सूरत हाल। अब सूरत हाल ये है कि हमें नगानी आफात के लिए हम भी मरकज़ की तरफ देखते, ववा की हमें नहीं दी कोई। फिर हमने टड्डी, जब अगर मैं अभी बात करूं, पिछले 2.5 साल से हम कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेशली कोई हमारे लिए कोई बजट फंड नहीं रखा हुआ कि सिंध हुकूमत जो है वो वफाक तो हमें डिस्प्लिन की गोली का बजट नहीं देती है,
जो हमें जो दिया सोच जाता लें, है बड़ी बात कह रहे हैं। 100% में आप वही विफाक आप बिल्कुल तजिया निगार एक को डिस्प्रिन बिठाएं। की गोली का बजट नहीं देती। अब पूछना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, जो हमें बजट हमें जो मिला जाता है, क्योंकि कराची की जो है वो सिंध का जो है वो कैपिटल है। कराची 72% रेवेन्यू निकाल के देता है। इस 72% रेवेन्यू के अंदर ही हम अपनी चीजें निकालते हैं, अपने वसाइल निकालते हैं। फिर जो हमें वफाक ने देना है ना, जो वफाक की जिम्मेदारी में, उसको कहते हैं NFC अवार्ड। NFC अवार्ड की रकम होती है, और एक बड़ी रकम जो है वो तब जब सूबे खुद मुख्तार हुए, जो अच्छा काम होगा, बेस्ट काम होगा, जहाँ कमी कोताही होगी, जहाँ किसी चीज की जरूरत होगी, वो वसाइल रकम की तादाद के अंदर NFC अवार्ड की रकम के अंदर हमें मिलेगी। हमारी रकम रोकी हुई है, नहीं देते। 113 रुपए ले रोके। इन्होंने कहा जी हमने फाटा पे काम करना है, तो हमने तमाम सूबों का काट दिया। उसमें से हमारे 74 अरब रुपए इन्होंने काटा और फाटा को दे दिया उठा के, कि फाटा को हम डिवीजन बनाने जा रहे हैं, फाटा को हम ठीक करने जा रहे हैं। हमारा हिस्सा, सिंध का हिस्सा इन्होंने कटौती की। और वो अब होता ही है ना, हमें NFC अवार्ड रकम हमें दी जाती है, जो हमें बजट दिया जाता है। बजट की जो चीजें होती हैं, स्कीमें होती हैं, उनको स्कीमों में नगानी आफात को भी फेस करना है, आलमी वबाओं को भी फेस करना है, और ये जो सूरत हाल कराची के अंदर बनी हुई है, ऐसे लोगों को भी फेस करना है, ऐसी जमातों को भी फेस करना है। और फिर अगर आप ये कहें कि फौरन के फौरन समझ को जिन छोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो अंदरूने जो इलाकों की बात अब जिन करी ना, गलियों को ठीक करना, गलियों की स्ट्रीट लाइट देना, उसमें पार्क देना, वो जिम्मेदारी थी DMC के पास। जो रोड हैं, जो शाहराएं हैं, जो बड़े रोड अभी आपने कहा DMC, तो इसका मतलब है कि आप जो अभी इख्तियारात लेना चाह रहे हैं, अभी जैसे मेरा विजिट हुआ मलीर में, अब मलीर की तरफ मैंने देखा अंदर के काफी पता है, जो बेचारे ऑटो वाले हैं, उनके रोड खराब होने की वजह जमाने से वो रोड इतने बुरे हालत में हो गए। फिर नालों में कचरा डालने का सिस्टम अब मुझे नहीं पता आज तक कचरे का सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ है कि ये कचरा बेसिकली जाना कहाँ चाहिए। अब लोगों को तो समझ नहीं आती, फिर वो जो कचरा उठाने वाला आता है उसको सबसे आसान लगता है वो किसी पार्क के कोने में या खाली प्लॉट में या किसी नाले में जाके वो ट्रांसफर कर देता है, और कोई पूछने वाला नहीं है उसको, कि पॉइंटेड करने वाला नहीं कि आप कर क्या रहे हो। तो क्या फिर वो ब्लॉक होता है, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। लेट्स सी अब इसको ये किस तरीके से, किस सिस्टम से, अगर इनके पास चले इख्तियारात चले भी गए, अब ये 2 साल के बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, 3 साल के बाद, कि आया कि इनको सारे इख्तियारात देने के बाद कराची को वो फैसिलिटेट सिंध हुकूमत कर सकती है कि नहीं। नहीं, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश ही कर सकते हैं गुफ्तगू के कि लोगों को हमारी बात डिलीवर हो जाए, हम अपनी बात पॉजिटिव पहुंचा दें, और हमें पॉजिटिव ही बात करनी है, और अल्लाह करे हम पॉजिटिव इम्प्लीमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे ऑफ कोर्स, और बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन भी चल रहे होंगे। कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि हमारे अपने ही हाथों से कुछ कोताहियाँ होती हैं। जब हम अपने घर में बैठते हैं, अपने घर को साफ करके बैठते हैं, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जब उसका काम है रोड बना देना, तो फिर अब हमने देखा है कि हम ही अपना घर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, ऐसा होता है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद बाहर इतनी सारी मट्टी चीज़ें छोड़ देते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हमारा घर बन गया तो हम उस जगह को साफ करें, क्योंकि यहाँ से लोग गुजरते हैं। हम लोग अपनी जो एक मैं कहती हूँ ना कि हम लोग सोशल जो होते हैं ना, हम लोग जैसे सिविक सेंस जिसे कहते हैं, सॉरी, सिविक सेंस हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। रोड पर एक लाइट्स बनी हुई है, उसके बावजूद आप कभी नोट कीजिएगा, अगर हम दूसरे कंट्री में होंगे तो हम लोग तो उधर बड़े दूर तहम्मुल से कर देते हैं, लेकिन आप अपने रोड पे देखिए, तारिक रोड पे मेरा रोजाना का गुजर, बाइक वाले का बस नहीं चलता कि अभी उसको मालूम है यहाँ से लोगों ने गुजरना है, सिग्नल ऑन है, वो आगे आगे बाइक खड़ी कर देगा, आगे गाड़ी खड़ी कर देगा। तो हम लोग सिविक सेंस हमारे अंदर ख़त्म हो गया है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई। रूल्स तो बने में ज़रूरी है वहाँ कोई कांस्टेबल खड़ा हो, लाइट भी तो है, देन फॉलो नहीं, हम लोगों ने फॉलो नहीं करना। तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे भी नहीं डालनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट चाहे सिंध हुकूमत की हो या किसी की भी हो, लेकिन हम लोग अपने अंदर जो एक सिस्टम है ना, वो हम खुद फॉलो करना नहीं चाहते, और रूल्स हम लोग अपने खुद ही तोड़ देते हैं, जो हमें फिर बाद में भुगतने पड़ते हैं। अक्सर मैंने सर सैयद कॉलेज यूनिवर्सिटी के आगे भी देखा, यहाँ से टर्न खुद ले रहे हैं, जबकि सब कुछ बना हुआ है, कट्स बने, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। लेट्स सी, हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं और हम दूसरों पर ब्लेम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए जज्बे, नई उमंग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।